हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल AR स्टडी क्लासेस। सो हम पढ़ रहे हैं एडवांस स्टील डिजाइनिंग। और प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था कि कैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ, बियरिंग स्ट्रेंथ, शियरिंग स्ट्रेंथ और नेट एरिया ये कैसे निकाला जाता है हमने सीखा था। ठीक, आज हम सीखेंगे कि डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट कैसे निकालोगे। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक, आज ये लास्ट लेक्चर रहेगा रिवेटेड बोल्टेड कनेक्शन का। उसके बाद कल से स्टार्ट हो जाएगा आपका क्या वेल्डेड कनेक्शन। ठीक, चलो तो पढ़ते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। अब देखो आपका सॉरी बोल्ट बोला प्लेट। अब प्लेट मेनली जो फेल करती है आपकी शियरिंग में फेल कर सकती है, इल्डिंग में फेल कर सकती है, रप्चर में फेल कर सकती है और एक ब्लॉक शियर फेलियर होता है। ठीक, कितने तो आपका जो प्लेट होता है, प्लेट में फेल बाय कौन कौन सा। पहले मैंने बोला कि शियरिंग में फेल कर सकती है, शियरिंग ऑफ प्लेट से। सेकेंड फेल कर सकती है उसकी इल्डिंग से, इल्डिंग ऑफ प्लेट से। थर्ड आपका फेल कर सकता है उसमें रप्चर आ जाए, रप्चर ऑफ प्लेट इनसे। ठीक, एंड डी आपका सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक शियर फेलियर आ जाता है, ब्लॉक शियर ऑफ प्लेट। अब आपको ध्यान है ब्लॉक शियर फेलियर ऑफ प्लेट में होता था तो क्या क्या होता था। मैंने यहाँ पीछे भी बताया था ब्लॉक शियर फेलियर में कि आपका एक पूरा, चलो मैंने बताया था कि एक गजेट प्लेट लेते हैं, उसमें कोई मेंबर कनेक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, एक पार्ट ऑफ द मेंबर ड्यू टू टेंशन एंड शियर की वजह से बाहर निकल जाता है, तो वो आपका कहलाता था ब्लॉक शियर फेलियर। अब ब्लॉक शियर फेलियर ही सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है, तो हम सीधे डायरेक्ट पढ़ते हैं ब्लॉक शियर फेलियर। इसी में इल्डिंग रप्चर सब आ जाएगा। ठीक, देखो सीधे पढ़ते हैं ब्लॉक शियर फेलियर ऑफ बोल्ट, BH लिख रहे हैं, BLOCK। ठीक, ब्लॉक शियर फेलियर, फेलियर ऐसे देखो, फिर वही लिख रहा हूँ, फेलियर। ठीक, ऑफ प्लेट। तो बताओ सबको ध्यान होगा कि ब्लॉक में कैसे फेल करता था। मैंने बताया था कि हम कोई अगर गजट प्लेट ले, ऐसे मान लो ये आपका गजट प्लेट है, ऐसे अच्छे से बनाना फिगर आप लोग। उसमें कोई जब हम मेंबर ऐसे कनेक्ट करते थे, ऐसे कनेक्ट करते थे ना, ऐसे मान लो कोई मेंबर हमने कनेक्ट किया। अब क्या इसे ऐसे बोल्ट या रिविट से हम ऐसे इसे बंद कर देते थे, तो क्या होता था जब इस पे हम फोर्स लगाते थे तो इसमें दो प्लेन डेवलप होता था ना। मैंने बोला था यहाँ ऊपर आपका शियर फोर्स डेवलप होता है और यहाँ आपका टेंशन। अब देखो ये वाला पार्ट ऐसे खींचेगा, ये जो वर्टिकल दिखा ये टेंशन में आएगा। ये कौन सा प्लेन था, ये आपका टेंशन प्लेन था, टेंशन प्लेन था। और ये आपका ऊपर वाला पार्ट शियर प्लेन था, शियर प्लेन। तो इन्हीं दोनों ड्यू टू टेंशन और शियर की वजह से एक पूरा पार्ट इसका बाहर निकलना, सेपरेट आउट होना ही आपका ब्लॉक शियर फेलियर कहलाता था। ठीक, एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूँ ये। अब इसी का हमें स्ट्रेंथ निकाल लो, आपका डिजाइन हो गया। ब्लॉक शियर फेलियर is identified by separating of a block of plate, a block, और लिख दो पार्ट ऑफ एलिमेंट। ठीक, एलिमेंट पूरा एक एलिमेंट ऐसे बाहर निकल जाता था। मैंने डिफिनेशन पीछे लिखवाया है। ठीक, तो इसकी स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे। अगर मुझे इस मतलब इसका कितना स्ट्रेंथ रखे कि ये फेल ना करे, तो इसकी डिजाइनिंग कैसे करते हो, तो इसे लिखा जाता है TDB, मतलब डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ ये ब्लॉक इक्वल टू, हमें इसको लिख सकते हो ऐसे, डिजाइन ब्लॉक स्ट्रेंथ। ठीक, तो इस केस में हम दो चीजें निकालते हैं। क्या, देखो TDB इक्वल टू हम लेते हैं मिनिमम ऑफ, अभी ये समझ नहीं आएगा, अभी आगे और अच्छे से आएगा, TDB1 TDB2। अब यहाँ TDB1 और TDB2 इन दोनों का मिनिमम लेते हैं। अब आपके मन में डाउट आया TDB1 क्या है, TDB2 क्या है, तो हम एक बार इस शियरिंग प्लेन में इल्डिंग का केस लेते हैं और टेंशन में रप्चर, और एक बार क्या लेते हैं शियर में हमारा इल्डिंग आ जाए और टेंशन में रप्चर। मतलब
पहले मैं लिख दूं, उसके बाद समझा दे रहा हूं। पहला केस मैं लेके चल रहा हूं कि आपका जो सीयर प्लेन है इसमें यील्डिंग आ जाए। सीयर में आपका क्या आ जाए, जो सीयर प्लेन है इसमें यील्डिंग आ जाए, यील्डिंग, ठीक। और टेंशन प्लेन में, जो ये टेंशन प्लेन है इसमें आपका क्या आ जाए, टेंशन प्लेन में, टेंशन में आपका क्या, रप्चर आ जाए, रप्चर। तब उसको जो हम स्ट्रेन निकालते हैं वो होता है TdB1। ठीक, क्लियर है ना। ऐसे सेकंड हम कंडीशन लेके चलते कि अगर सीयर में आपका पहले रप्चर होने लगे, सीयर में आपका मान लो, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो कि मान लो टेंशन में आपकी बारी, हाँ टेंशन में मान लो यील्डिंग होने लगे, एकदम सिमिलर रहे, टेंशन में यील्डिंग होने लगे और सीयर में आपका क्या होने लगे, सीयर में मान लो आपकी बात सीयर में रप्चर होने लगे, ठीक। तो वहां हम निकालते हैं TdB2। अब ये यील्डिंग और रप्चर सबको मालूम है। मान लिया पहले केस में कि हमारे सीयर में यील्डिंग हो रहा, मतलब ये वाला पार्ट अपनी अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे पहुंच गया, यील्डिंग होना स्टार्ट हो गया, और ये टेंशन वाला पार्ट रप्चर हो गया, मतलब टूट गया। रप्चर कब होता है, जब आपने ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर पढ़ा था ना हमने, ऐसे रप्चर कहाँ होता है, एकदम जब अल्टीमेट पे पहुंच जाता है। चलिए मैंने लाइट नहीं ऑन की थी, अब दिख रहा होगा और क्लियर। तो आपको सबको मालूम कि रप्चर कहाँ, एकदम अल्टीमेट पे पहुंच जा रहा है, और इस सीयर में क्या यील्डिंग हो रहा है, मतलब यील्डिंग होना स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसा केस जब लेते हैं तो वो हमारा पहला केस बनता है। तो ऐसे हम चेंज करके मान लिया पहले में हमारा यील्डिंग हो रहा है सीयर में और टेंशन में रप्चर हो रहा है, और दूसरा केस मान ले रहे कि पहले मान लो टेंशन में यील्डिंग हो रहा है और सीयर में आपका रप्चर हो जा रहा है। तो इस तरह हम TdB1 और TdB2 कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो केस नंबर फर्स्ट हम क्या लेके चलो, ये केस नंबर फर्स्ट का निकालो, फॉर्मूला निकलता है कि अगर हम सीयर में यील्डिंग लेके चले, यील्डिंग एंड टेंशन में रप्चर लेके चले, टेंशन में रप्चर, तो वहां हम डिजाइन ब्लॉक स्ट्रेंथ TdB1 कैसे कैलकुलेट करोगे। तो सीयर में जब भी यील्डिंग आएगा तो हम अल्टीमेट स्ट्रेस Fy से मल्टीप्लाई कर देना उसके ग्रॉस एरिया से। अब यह ध्यान है ना, जब जहां पर हमारा यील्डिंग आता था, मैंने पीछे भी लिखवाया था, ये हमेशा ऐसे लिख लेना कि जहां पर देखो यील्डिंग आएगा, जहां पर यील्डिंग आएगा, यील्डिंग, वहां हम ग्रॉस एरिया लेंगे, ग्रॉस एरिया, ठीक। और जहां पर रप्चर आएगा वहां हम क्या लेके चलते हैं, नेट एरिया। ये मैंने पीछे भी लिखवाया था ना, यहां भी लिख लो, यहां हम यूज कर रहे हैं, ठीक। तो मुझे क्या निकालना है, सीयर में यील्डिंग, तो हम क्या करेंगे, अल्टीमेट स्ट्रेस से एरिया से डिवाइड कर देंगे तो वही स्ट्रेंथ आ गया। अब जहां भी मतलब आपका सीयर आए वहां हम √3 से डिवाइड कर देना और मल्टीप्लाई कर देना गामा m नॉट से। अभी क्या टर्म क्या है मैं बता दूंगा, ठीक। तो ये हमने सीयर यील्डिंग निकाल लिया। अब टेंशन में रप्चर, तो इसी में जोड़ दो, और इस टेंशन के लिए 0.90। अब यहाँ रप्चर कब आता है, जब उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे पहुंच जाता है, मतलब Fu से मल्टीप्लाई कर देना। इनटू में रप्चर में हम कौन सा एरिया लेते हैं, नेट एरिया। अब यहाँ टेंशन का लेना ATN, मतलब नेट एरिया ऑफ इस टेंशन साइड का ATN। अभी एक एक टर्म में लिखवा दूंगा कैसे एरिया निकालोगे, ठीक। उसके बाद इसमें हम डिवाइड करते हैं गामा m1 से। इस तरह आप TdB1 निकाल लोगे। अभी सब टर्म मैं एक साथ लिखवा दे रहा हूँ, इस तरह ये फॉर्मूला बन जाता है। जैसे जैसे मैंने बताया वैसे ध्यान रखना। यील्डिंग में क्या आता है आपका, अल्टीमेट स्ट्रेस इनटू यील्डिंग में हम कौन सा एरिया लेते हैं, ग्रॉस एरिया। तो एवीजी मतलब ग्रॉस, सीयर के केस में ग्रॉस एरिया। अब यहाँ के सीयर के केस में अभी कैसे निकालोगे मैं एरिया बताऊंगा, ठीक। उसके बाद डिवाइड, जब भी आपका यील्डिंग आएगा तो हमेशा मतलब ये सीयर लोगे, वहां पर हम √3 से डिवाइड, सीयर के केस में हमेशा ध्यान रखना √3 से हमें डिवाइड करना, इनटू गामा m0 प्लस में 0.90 Fu ATN गामा m1, ठीक। ऐसे नहीं ध्यान होगा आप लोग को, ऐसे जो जो कंडीशन बता रहा हूँ वैसे ध्यान रखोगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद केस नंबर सेकंड हम क्या लेके चल रहे हैं कि टेंशन में आपका यील्डिंग आ जाए, टेंशन के केस में यील्डिंग आ जाए, यील्डिंग, और सीयर के केस में रप्चर आ जाए, रप्चर। तो वहां हम कैलकुलेट करते हैं TdB2, ठीक। चलो कैलकुलेट कर लो। तो TdB2 कैसे निकालोगे, तो यहां पर देखो सीयर में और टेंशन में यील्डिंग आ रहा है, यील्डिंग में क्या अल्टीमेट Fy से मल्टीप्लाई कर दो, इनटू अब देखो ये टेंशन में यील्डिंग आ रहा है, मतलब टेंशन के केस में ग्रॉस एरिया, मतलब ATG से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड कर देना। अब यहाँ सीयर नहीं है, बस गामा m0 से डिवाइड कर देना, ठीक। प्लस में अब यहाँ सीयर में देखो, सीयर में रप्चर आ रहा है, रप्चर में क्या हम Fu से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ रप्चर के केस में हम नेट एरिया लेते हैं, मतलब AVN लेंगे, ठीक। डिवाइडेड बाई, अब यहाँ देखो जहां सीयर आए वहां √3 से डिवाइड कर देना, इनटू गामा m1 से मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ आपका निकल जाएगा TdB2,
अब कौन सा टर्म क्या है एक बार लिखवा दूं। अब ये एफ वाई और एफ यू सबको मालूम है। अब यहाँ बचा एरिया वाला, बहुत सारा एरिया आया क्या, पहले तो ए वी जी और ए वी एन आया, ठीक, ए वी एन, उसके बाद आया ए टी जी और आया एक ए टी एन, ये 3 टर्म आया ना। अब ये ए वी जी क्या है, एरिया हम ले रहे, ग्रॉस एरिया इन केस ऑफ सीयर, ठीक, ग्रॉस एरिया इन सीयर। और ये ग्रॉस एरिया जहां मैंने वी से डिनोट किया ये ग्रॉस सीयर में है, तो ग्रॉस ये नेट एरिया है, सॉरी ये एन लिखा ना, तो ये नेट एरिया इन सीयर, ठीक। और ये ग्रॉस एरिया अभी कैसे कैलकुलेट करोगे मैं बता दूंगा एक एग्जांपल लेके, ठीक। तो ग्रॉस एरिया इन टेंशन, और ऐसे नेट एरिया इन आपके किसमें ये है, टेंशन में, ठीक। तो ये 4 टर्म हो गए। उसके बाद बचा गामा एम नॉट और गामा एम वन। ये क्या है, गामा एम नॉट और गामा एम वन, ठीक, ये 2 चीज हो गया। तो गामा एम नॉट आपका होता है जब भी हमने यील्डिंग लिया, देखो यील्डिंग लिया ना, तो ये होता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर यील्डिंग, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ यील्डिंग, फैक्टर ऑफ यील्डिंग के केस में। अब कितनी वैल्यू होती है पीछे लिखवाया, सब लोग कमेंट करना, बताना कितना होता है। उसके बाद गामा एम वन क्या होता है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो भी मटेरियल है उसका लेते हैं, ठीक, बोल्ट है, रिवेट है, इस प्रकार से पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल, फैक्टर फॉर मटेरियल, ठीक, वहां से हम गामा एम वन ले लेंगे, ठीक। और बाकी सब टर्म तो मालूम है, एफ वाई अल्टीमेट, सॉरी यील्ड स्ट्रेंथ, और एफ वाई आपका अल्टीमेट स्ट्रेस हो जाता है, ठीक। तो इस तरह हम निकाल लेंगे क्या, आपका TDB1 TDB2। अब एरिया, यहाँ सबको डाउट आ रहा होगा कि एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब ग्रॉस एरिया इन सीयर और नेट एरिया इन सीयर और ग्रॉस एरिया इन टेंशन, नेट एरिया टेंशन, ये कैसे कैलकुलेट। आप जब न्यूमेरिकल लगाते हैं तो बहुत लोग को डाउट आता है, तो मैं एक एग्जाम्पल लेके यहाँ बता दे रहा हूँ। आप लोग ऐसे एक फिगर बनाइए, चलो मैं एक ऐसे हेडिंग डाल दे रहा हूँ, एरिया कैलकुलेशन, एरिया कैलकुलेशन, ठीक। चलो मैं वही प्लेट ले रहा हूं जो प्लेट लिया था, यहां मान लो यही मेरा एक गजट प्लेट है, इस पे कोई मैंने मेंबर ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक। चलो ये मेरा मेंबर ऐसे कनेक्ट हो गया। अब इसमें मान लो 3-4 ऐसे बोल्ट लगे हुए हैं, ये और बड़ा कर देगा, 3-4 बोल्ट लगा दे जिससे पूरा अच्छे से हो जाए। चलो ये और बड़ा प्लेट है, मान लो 1-2, चलो और बड़ा फिगर बनाओ। ये मान लो आपका गजट प्लेट है, सही बनाना फिगर आप लोग, मैं फास्ट बना रहा हूँ, ठीक। तो ये आपका मेंबर हो गया, ऐसे कनेक्ट हो गया। अब इस पे मान लो 3-4 ऐसे बोल्ट लगे हुए, 1-2-3-4, ठीक। अब इस पे जब आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो तो ऐसे ये फेल कर जा रहा है, ऐसे ये फेल कर रहा है, मान लो ऐसे इसके सेंटर से ऐसे फेल कर रहा है, ठीक। यहाँ से मतलब ये प्लेट ऐसे निकल जा रहा है, यहाँ पर कौन सा टेंशन प्लेन बनता है और यहाँ से शियर प्लेन बनता है, ठीक। अब मान लो इसकी जो थिकनेस है, ऐसे थिकनेस प्लेट की ये 8 mm ऐसे थिकनेस है, ठीक। सब डाटा ऐसे दिया गया है आपको। और मान लो यहाँ से आपका जहां तक ये इम्बेंड की उसके अंदर ये पूरा जो लेंथ है ये मान लो 300 mm है, ठीक। चलो और यहाँ से इसके सेंटर से यहाँ तक की हाइट हम मान ले रहे हैं, जहां से फेल कर रहा है उसका हाइट चलो हम मान ले रहे हैं 100 mm, ठीक। आपको सब चीजें दी रहेगी। तो ऐसे है, अब कैसे सारा डाटा, अब सब चीजें मालूम है आपको, यहाँ से फेल कर, अब डाया मान लो, ये डाया बोल्ट मान ले रहे हैं, डाया बोल्ट पूरा डी नॉट की वैल्यू ग्रॉस डाया मान लो 25 mm है, ठीक। चलो अब निकालते हैं एक एक टर्म। तो क्या 4 टर्म थे, पहले तो ग्रॉस एरिया इन सीयर, ठीक, जिसे हमने डिनोट किया था AVG से, ठीक। अब इसे ग्रॉस एरिया इन सीयर, अब सीयर प्लेन कौन सा, ये ऊपर है, ऊपर ऐसे कुछ होगा ना, ये ऐसे कुछ होगा ना, ऊपर ऐसे 8 mm थिकनेस की है, कुछ ऐसे होगा ना, मतलब ये मान लो 8 mm की ऐसे थिकनेस है और यहाँ पर ऐसे बोल्ट लगे हुए हैं, ठीक, ऐसे बोल्ट लगे हुए थे और यहाँ आधा बोल्ट था, ये आधा, ठीक। कितने बोल्ट है, 1 2 3 और ये मैंने 4 बना दिए, ये मान लो ऐसे आधा था, कुछ ऐसे लगा हुआ होगा, ठीक। अब बताओ ग्रॉस एरिया मतलब पूरा ऐसे ग्रॉस लेंगे, यहाँ बोल्ट से आपको कोई मतलब नहीं, ग्रॉस एरिया मतलब पूरा ऐसे कितना एरिया है, तो ये वाला पूरा लेंथ हमें मालूम है 300 mm और ये वाली जो डेप्थ मतलब थिकनेस है वो 8 mm है। तो ग्रॉस एरिया इक्वल टू हम निकाल सकते हैं, ग्रॉस एरिया
इक्वल टू बस ये लेंथ इंटू जितनी इसकी लेंथ है इंटू थिकनेस कर दो। लेंथ कितना है 300 mm इंटू थिकनेस कितना है 8, बस आ गया आपका 8 त्रिक 24, तो 2400 mm², इतना आ गया ग्रॉस एरिया। और नेट एरिया में क्या करते हैं, यही जो आपने होल किया है उसको माइनस कर देते हैं, बस नेट एरिया इन सीआर, नेट एरिया इन सीआर। ये बहुत लोग को डाउट आ जाता है कैसे निकालना है, जब न्यूमेरिकल लगाओगे ना तो कई लोग नहीं कैलकुलेट कर पाते, तो इसीलिए बता दिया। बस देखो अब नेट एरिया के लिए क्या करना है, जो जितना आपने होल किया है उसको माइनस कर दो, ठीक। मतलब नेट एरिया AVN इक्वल टू आपका देखो पूरा एरिया कितना है 300, ये 300 लेंथ हो गया। चलो फिगर बना के समझाओ तब आएगा। देखो नेट एरिया मतलब जो आपने डाया आप लिया, जैसे ये आपका मान लो ऐसे रिवेट है, ऐसे लगा हुआ है, ये 8 बोल्ट ऐसे मतलब कट के जो बाहर आ रहा है वो मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे कट के 1 2 3 फिर ऐसे एक आधा बोल्ट ऐसे तो निकला होगा प्लेट। तो अब मुझे ये नेट एरिया चाहिए, मतलब ये वाला ऐसे 8 mm ऐसे थिकनेस गया होगा, ठीक। तो अब मुझे नेट एरिया चाहिए, मतलब ये वाला जो ये थिकनेस है इसको हटा दो, बस जो ये वाला पोर्शन है ये वाला, ये इतना मतलब 300 में से अब ये कितना, इसका डाया 25 mm, इसका 25, इसका 25 और इसका आधा, मतलब 25 गुणे 3, और इसका मतलब जो ये आधा बोल्ट है मतलब इंटू में हम इसे कर सकते हैं, इंटू नहीं इसे माइनस ही करो, माइनस जो है ये 25/2 करो, ठीक। समझ में आया कि नहीं। देखो जो ये इतना पोर्शन है ये वाला ये जो जितना आप 8 mm थिकनेस से ये घटा देना, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं। हम जितना होल करते हैं इसको मतलब नहीं कैलकुलेट करते, आपको मालूम है पहले से ही कि जो हम नेट एरिया लेते हैं उसमें डाया होल को नहीं कंसीडर करते, उसके बाद थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देना, बस, ठीक। क्लियर है ना। देखो जितना ये नेट एरिया है 25 इंटू 25 इंटू 25 और ये 25 का हाफ, ठीक। तो इंटू में 25 गुणे 3 और ये माइनस में इसका आधा, ठीक। अब इसलिए इसको मल्टीप्लाई करूंगा ये गलत हो जाएगा, मतलब ये 3 बार ऐसे 25 गुणे 25 गुणे 25 गुणे 25 और फिर ये माइनस का 3, अरे सॉरी 25 गुणे बोल रहा हूँ, ये एक बार 25 यहाँ से, एक बार 25 यहाँ से, एक बार 25 यहाँ से, एक बार आधा। चलो क्लियर होगा। 300 माइनस 75 माइनस और ये कितना हो गया 12.5 और मल्टीप्लाई कर दो थिकनेस 8 से, कितना आ गया देखो 300 माइनस 75 माइनस 12.5 इंटू 8, यहाँ से इसका एरिया आ जाएगा 1700 mm², ठीक। इतना ए नेट AVN सीयर में नेट एरिया आएगा। क्लियर है कि नहीं। देखो मैं समझ रहा हूँ, फास्ट बता रहा हूँ। हम क्या करते हैं बस नेट एरिया में क्या करते हैं, जो ये डाया होल है ना इसको हटा देते हैं, इसको नहीं कंसीडर करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब फेल कर रहा है तो ये आधा, ये पूरा ये और यहाँ से इसके सेंटर से फेल कर रहा था तो मतलब ये आधा ही लेंगे, ठीक। तो इस तरह कर रहे हैं। उसके बाद पहला तो ये हो गया। अब थर्ड चलते हैं टेंशन में। तो नेट पहले लेते हैं ग्रॉस एरिया इन टेंशन के साइड में, तो मतलब ATG निकालते हैं। अब टेंशन वाला प्लेन कौन सा है, ये वाला प्लेन है, ठीक। तो ये वाला प्लेन है, कुछ ऐसा ही प्लेन होगा ना, यहाँ से ऐसे फेल किया होगा, ये 8 mm ऐसे थिकनेस है, मतलब ऐसे ही होगा कुछ। मैं ऐसे फिगर बनाऊं तो कुछ ऐसा ही होगा ना। ग्रॉस एरिया मतलब ग्रॉस में पूरा लेना है आपको, डाया वाया नहीं देखना, मतलब पूरा ऐसे ग्रॉस होगा। तो मतलब ये 8 mm और इसकी हाइट कितनी थी 100 mm ऐसे थी ना। तो मतलब यहाँ से आप निकालोगे ATG इक्वल टू 100 इंटू 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 800 mm²। ये आपका हो जाएगा ग्रॉस एरिया इन टेंशन। ऐसे आपका फोर्थ निकाल लोगे नेट एरिया इन टेंशन, ठीक। तो इसमें क्या नेट एरिया में आपका देखो यहाँ डाया बोल्ट आ रहा है ना, आधा बोल्ट आ रहा है, यही ऐसे टेंशन में यही तो आधा बोल्ट आ रहा है। मतलब यहाँ ऐसे फिगर आप बनाओ ऐसे थिकनेस अंदर करके, तो यहाँ ऐसे आधा बोल्ट ये आ रहा होगा, तो बस आपको यही आधा बोल्ट डिडक्ट कर देना हाइट में से। मतलब ATG इक्वल टू आपको 100 में से, ये 100 हाइट में से बस आपको क्या करना है, ये जितना डाया का हाफ है 25/2 इतना माइनस कर देना, मल्टीप्लाई कर देना 8 से, ठीक। तो मतलब 100 माइनस 12.5 इंटू 8, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 माइनस 12.5 इंटू 8, ये आ जाएगा 700 mm², ठीक। इस तरह आप ग्रॉस एरिया इन टेंशन निकाल लोगे, ठीक। समझ में आया कि नहीं। ग्रॉस एरिया में हम पूरा एरिया लेके चलते हैं, मतलब कुछ भी नहीं डिडक्ट करते हैं। और नेट एरिया में क्या करते हैं, जो डाया आप होल रहता है उसको हटा देते हैं, ठीक। सिमिलरली ऐसे इसके केस में हो गया। तो जितना आपका वहां क्वेश्चन में जिस प्रकार दिया रहेगा उस प्रकार सॉल्व कर लेना, ठीक। चलिए
अब एक अप्रोच आती है इंटरेक्शन अप्रोच। ये कब लगता है? जब आपके बोल्ट में कंबाइंड एक्शन ऑफ शियर एंड टेंशन ये दोनों लगता है। देखो यहाँ हेडिंग डाल दो, बोल्ट सब्जेक्टेड टू, बोल्ट, यहाँ अगला टॉपिक लिखा रहा हूँ, ठीक, बोल्ट सब्जेक्टेड टू कंबाइंड शियर एंड टेंशन। ऐसा हमने केस बनाया था ना, शियर एंड टेंशन। एक बार मैं फिर से फिगर बनाऊं, देखो वहां मैंने 3D में बनाया था, ऐसे ऐसे 3D में बनाया था ना, ये इमेज ऐसे बनाया था, ऐसे 3D में बनाया था मैंने, ठीक। उस पे एक मेंबर ऐसे कनेक्ट किया था, वो भी 3D में ऐसे किया था ना, याद है आप सबको? तो जब इस पे कोई ऐसे लोड लगा रहे थे, ऐसे लोड लगा रहे थे और ये बोल्ट से ऐसे कनेक्ट था, तो बोल्ट पे एक तो टेंशन आ रहा था और एक आपका इस पे ऐसे शियर आ रहा था। तो बोल्ट में मतलब जब कंबाइंड शियर और टेंशन दोनों लगते थे, तब हम क्या करते हैं, एक अप्रोच यूज करते हैं जिसका बोलते हैं इंटरेक्शन अप्रोच। अब ये क्या होता है, देखो अभी आगे लिखा रहा हूँ, पहले ऐसे लिख लो कि जब इन केस ऑफ कंबाइंड शियर एंड टेंशन, जब आपका शियर एंड टेंशन आए, तब आपका आईएस कोड बोलता है, आईएस कोड सजेक्ट्स दैट वी शुड यूज इंटरेक्शन अप्रोच, ठीक। तब वहां हमें इंटरेक्शन अप्रोच लगाना होता है। अब इंटरेक्शन अप्रोच मतलब बोलता है कि जो आपका फैक्टर, चलो मैं फाइल फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, आपका वी एस डिवाइडेड बाई वी एस एफ, सॉरी वी एस डिवाइडेड बाई वी एस डी इसका स्क्वायर, और ये टी एस डिवाइडेड बाई टी डी इसका स्क्वायर, ये लेस देन इक्वल टू 1 के होना चाहिए। ये आपका इंटरेक्शन अप्रोच होता है, ठीक। अब इसमें वी एस क्या है, वी एस डी क्या है, और टी एस क्या है, टी एस सॉरी टी एस बोला, टी डी क्या है। देखो जो वी एस होता है इसको बोलते हैं फैक्टर्ड सीयर, बस इतना ध्यान रखो, इस पे न्यूमेरिकल तो शायद पूछे ही नहीं गए। वीएसडी आपका क्या होता है, डिजाइन सीयर। ऐसे टीएस क्या होता है, फैक्टर्ड टेंशन। और टीडी क्या होता है, डिजाइन टेंशन, ठीक। तो इन सभी का जब वैल्यू रख के डिजाइन टेंशन आप स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। वो आपका कहलाता है इंटरेक्शन अप्रोच, इससे आप चेक करते हैं, ठीक। अब एक डिफिनीशन पूछ ली जाती है 2 नंबर में, आप देखेंगे अगर क्वांटम में तो ये पूछा गया है, प्राइंग फोर्स। बहुत सिंपल है। अब देखो कैसे, मान लो कोई एक मेंबर लिया मैंने, ऐसे एक मेंबर ये है और ऐसे एक मेंबर ये है, ऐसे। अब इन दोनों को मतलब मान लो ऐसे किसी बोल्ट से रिवेट से ऐसे कनेक्ट करा दिया, ठीक। अब ये मान लो इसकी क्षमता है, ऐसे कनेक्ट करा दो, ऐसे कनेक्ट किया है, ठीक। अब मान लो इसकी क्षमता है, ऐसे आप लोड लगा रहे हो 2T टेंशन का, तो ये मतलब ऐसे इसकी क्षमता है, और इसे यहाँ से ये TT टेंशन फोर्स को रजिस्ट कर ले रहा है। लेकिन क्या होता है, ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी, अगर ये मतलब ऐसे जब ये बेंड करेगा, ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ये कुछ ज्यादा ही लोड को कैरी कर पाता है। मतलब इसकी क्षमता 2T की थी, लेकिन ये जब ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, मान लो ये आपका एक मेंबर था, ये ऐसे मेंबर था, ये कनेक्ट था, और इसकी क्षमता कितनी थी, 2T मेंबर की इस क्षमता थी, ठीक। अब लेकिन जब ये ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी, जब आप लोड लगा रहे हो ऐसे टी फोर्स यहाँ लगा रहे हो, टी फोर्स यहाँ लगा रहे हो, तो ड्यू टू ऐसे ये जब लोड लगा, ड्यू टू ऐसे ये क्या कर रहा है, बेंड कर जा रहा है ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। ये प्लस में कुछ और फोर्स, मतलब क्यू दोनों और ज्यादा एक्स्ट्रा फोर्स को कैरी कर ले रहे हैं। तो यही जो एक्स्ट्रा फोर्स कैरी कर रहे हो यही कहलाता है प्राइंग फोर्स, ठीक। तो ऐसे लिख सकते हो, ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, हम क्या करते हैं, एडिशनल फोर्स रजिस्टर्ड बाय प्लेट, ठीक। तो उसी को हम कहते हैं, हमारा जो एडिशनल फोर्स ले रहा है उसी को कहा जाता है इज डिफाइंड एज प्राइंग फोर्स, ठीक। तो जो यही एडिशनल फोर्स ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से आपका मेंबर है, स्ट्रक्चर है, वो कैरी करता है, वही आपका कहलाता है प्राइंग फोर्स, ठीक।
थोड़ा सा बढ़ते हैं रिवेट कनेक्शन पे, कुछ पॉइंट छूटे हैं उनको कवर करते हैं। क्या, रिवेटेड कनेक्शन पे बढ़ो, रिवेटेड कनेक्शन। ठीक, तो अब दो दो डिफिनीशन यहाँ से मतलब पूछ लिया जाता है, डिफिनीशन नहीं, ये पॉइंट है, ध्यान रखो कि आपका पहले तो आपका कोई इसे मेंबर है, ये आपका मतलब कोई इसे मेंबर है, और इस पे मान लो इसे आपने रिवेट से कनेक्ट किया ना। अब इस पे जब फोर्स लगाते हो तो हमने कई बार पढ़ा कि ऐसे टीयरिंग हो जाती है, ऐसे फेल करने लगता है। ठीक, ऐसे टीयरिंग, ये किनारे वाला प्लेट फेल करने लगता है, ये बोल्ट अगर ज्यादा किनारे लगा है। ठीक, क्यों होता है, जो इसकी स्ट्रेंथ थी उससे ज्यादा, जो ये किनारे वाली स्ट्रेंथ थी इससे ज्यादा आपने लोड लगा दिया तो यहाँ हमें टीयरिंग देखने को मिलता है। ठीक, तो यहाँ केस आपने लिखना चाहे पहले लिख सकते हैं, टीयरिंग ऑफ द प्लेट between the rivet hole and edge of the plate। ठीक, ये आपको देखने को मिलेगा। ऐसे किनारे देखो खराब हो गया फिगर, तो जब आप फोर्स लगाएंगे तो इसकी फोर्स ज्यादा हो जाएगी, जो इसका स्ट्रेंथ रहेगा यहाँ किनारे उसकी वजह से। ठीक, तो ऐसे अब लिखना चाहे लिख सकते हैं, when factored tensile force applied more than the strength of plate। ठीक, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, तब हमें क्या देखने को मिलता है, देन टीयरिंग इज ऑब्जर्व। ठीक, ऑब्जर्व, तब वहां हमें टीयरिंग देखने को मिलता है। तो ऐसे केस में आप इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो हमने यहाँ बताया था कि मिनिमम से मिनिमम एज डिस्टेंस प्रोवाइड करके, तो हम एक सुफिशियंट यहाँ एज डिस्टेंस प्रोवाइड कर दें तो हम यहाँ सेव कर सकते हैं। कितना, मैंने एक बार न्यूमेरिकल लगवाया था तो वहां भी बोला जब ना दिया रहेगा तो 1.5 टाइम्स ऑफ डी नॉट, इतना एज डिस्टेंस मिनिमम से मिनिमम प्रोवाइड कर देना, आपका प्लेट सेफ हो जाएगा। ठीक, तो इतना आप प्रोवाइड कर देना। ठीक, ये तो बात हुई किनारे, क्या ऐसे बीच में भी फेल कर सकता है, सेकेंड केस वही है। सेकेंड केस, टीयरिंग ऑफ प्लेट of the plate across row of rivet। ठीक, मतलब अब देखो, आपने कोई ये प्लेट लिया, ये आपका मान लो प्लेट है, और आपने ऐसे रिवेट से कनेक्ट किया ना। अब यहाँ जब फोर्स अप्लाइड किया आपने, यहाँ किनारे मतलब मान लिया सेव कर लिया, लेकिन जो ये पर पिच लेंथ स्ट्रेंथ थी यहाँ पर, ये पर पिच लेंथ किसको बोलते हैं, यहाँ सेंटर से लेकर और यहाँ तक के ऐसे फोर्स के डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं पिच ना, यही बोला जाता है पिच। तो ये पर पिच लेंथ जो स्ट्रेंथ थी ये अगर कम हो गई तो यहाँ आपको टीयरिंग देखने को, ऐसे बीच में टीयरिंग देखने को मिलता है, ऐसे टीयरिंग देखने को मिलता है। ठीक, ऐसे टीयरिंग देखने को मिल जाएगा अगर ये पर पिच लेंथ जो था ये आपका कमजोर हो गया और आपने जो टेंसाइल फोर्स यहाँ अप्लाइड किया वो ज्यादा हो गया, तो यहाँ आपको बीच में आपको टीयरिंग देखने को मिलेगी। तो इसको भी हम स्ट्रेंथ अभी निकाल के बताएंगे। पहले केस क्या है कि अगर आपका इफ द फैक्टर्ड टेंसाइल फोर्स अप्लाइड exceed the per pitch length किसके, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट के, टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक, तो जो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ थी उससे ज्यादा आपने अप्लाइड कर दिया, तब वहां आपको क्या, देन हमें फेलियर ऑब्जर्व होता है, देन फेलियर इज ऑब्जर्व। ठीक, देखो सही से लिखना, ऑब्जर्व द अक्रॉस द रो ऑफ रिवेट, हमें ये देखने मिलता है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या निकालते, पर पिच लेंथ कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए, इसके लिए हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलो देखो कैसे निकालोगे, यहाँ से हेडिंग डाल दो कि आपका पर पिच स्ट्रेंथ। अब इसका स्ट्रेंथ निकाल लेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कितना लोड अप्लाई करना है या कितना आपको रखना है। ठीक, तो मान लो ये आपका प्लेट था, ऐसे यहाँ से ऐसे रिवेटेड ऐसे अप्लाई किया। ठीक,
अब पर पिच क्या बोला जाता है, ऐसे सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक हम बोलते हैं पिच, ठीक, ऐसे स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। मान लो इसका डाया जो था, ऐसे डाया हम मान ले रहे हैं डी नॉट, इसका डाया है, इसका भी मान लो डी नॉट डाया है, ठीक। अब फेल कहाँ कर रहा है, इसी एरिया में ऐसे फेल कर रहा है, ये वाला एरिया में ऐसे फेल कर रहा है ना, तो यही एरिया का हमें स्ट्रेंथ चाहिए, ये जो एरिया है यही तो फेल कर रहा है, इसके यहाँ अंदर से रिवेट थे, मतलब ये वाला एरिया हमें निकालना है, ठीक। तो स्ट्रेंथ आप पर पिच स्ट्रेंथ कैसे निकाल सकते, पर पिच स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट कर लोगे, STRENGTH, ठीक। तो स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे, स्ट्रेस इंटू एरिया करके, स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया क्या होता है, फोर्स बोलो या स्ट्रेंथ बोलो वही चीज हो गया। तो यहाँ स्ट्रेस हम निकाल लेंगे, जो इसकी टेंसाइल स्ट्रेस आएगी, क्या यहाँ ऐसे दिखा दो, सिग्मा टी इंटू एरिया। अब एरिया हमें कितना चाहिए, यही तो फेल कर रहा है यहाँ 20 से, ये मतलब ये वाला एरिया जो मैंने बताया यही फेल कर रहा है, तो ये वाला एरिया कैसे निकाल सकते हो, आपको मालूम है ये वाला डिस्टेंस कैसे निकालोगे, टोटल यहाँ सेंटर से लेकर कितना है, पी है, मतलब यहाँ तक अगर मैं करूँ P माइनस, और यहाँ टोटल यहाँ से यहाँ तक मतलब P है, P में से हम क्या करते हैं डी नॉट बाई टू माइनस डी नॉट बाई टू माइनस कर दो, तो ये वाला आपको लेंथ मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद जो इसकी थिकनेस होगी उससे मल्टीप्लाई कर दो, मान लो इसकी कुछ थिकनेस थी, थिकनेस T मान लो, उसकी थिकनेस T से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया मिल गया, ठीक। मतलब क्या करना है आपको एरिया के लिए, P में से डी नॉट बाई टू माइनस डी नॉट बाई टू मल्टीप्लाई कर दो थिकनेस, ये हमें एरिया मिल गया, ये स्ट्रेंथ, तो हम स्ट्रेंथ को निकाल लिए, तो सिग्मा टी इंटू इसको डी लिख सकते हैं, आ जाएगा, तो P माइनस डी नॉट हो जाएगा इंटू में थिकनेस, यहां से आप पर पिच स्ट्रेंथ निकाल लोगे, ठीक। चलो पर पिच स्ट्रेंथ ये निकाल लोगे कुछ इस तरह, ठीक, क्लियर है ना। और अगर आपके मन में अब डाउट आ रहा होगा कि सर प्लेट तो नहीं फेल करती, मतलब हमने अभी सॉरी प्लेट बोला, कवर प्लेट नहीं कभी फेल करती, जैसे ये आपका ऐसे कनेक्ट करते थे बटिंग जॉइंट में कवर प्लेट, तो कवर प्लेट कभी नहीं फेल करती, नहीं। कवर प्लेट अगर फेल करने की कंडीशन में होती है तो हम कवर प्लेट की थिकनेस बढ़ा देते हैं, तो अगर थिकनेस बढ़ा दोगे तो उसकी स्ट्रेंथ मजबूत हो जाती है, ठीक। तो कवर प्लेट हमारी नहीं फेल करती, इसके लिए क्राइटेरिया भी है, वो सब नहीं लिखवा रहा हूँ। चलो अभी बहुत सारे टॉपिक बचे हैं, चलो ठीक आगे बढ़ते हैं। अगला हम पढ़ते हैं कि सियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट कैसे निकालोगे, ठीक। सियरिंग ऑफ रिवेट, सियरिंग ऑफ रिवेट हेडिंग डालो, ठीक। यहां से अगर मुझे निकालना पड़े सियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ मतलब रिवेट कैसे निकालो, सियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, ये कैसे निकालोगे, जैसे आपका मान लो ये रिवेट था, ऐसे रिवेट था ना, ये कुछ इस तरह, अब इसमें सियर कहाँ लगता था, ऐसे प्लेन में कुछ ऐसे सियर लगता था ना, ये ऐसे सियरिंग ऐसे प्लेन हम बनाते थे कि नीचे एक प्लेन दो प्लेन ऐसे करते थे ना, तो सियर स्ट्रेंथ इसकी कैसे निकालोगे, तो अगर हम मुझे मालूम जाए सियर स्ट्रेस और एरिया, तो मालूम हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू डाया का स्क्वायर करके, और कितना प्लेन बन रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब नंबर ऑफ सियरिंग प्लेन इंटू जो इसकी सियर स्ट्रेस है इंटू उसका एरिया, मतलब पाई बाई 4 इंटू इसका डाया, डाया क्या होता है सैंक डाया, डी हमेशा में मालूम होता है, तो वहां से आप निकाल लोगे क्या सियरिंग स्ट्रेंथ, ठीक, क्लियर है ना। यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ सियरिंग प्लेन, सियरिंग प्लेन, और टायस क्या होता है उसकी सियरिंग स्ट्रेस, परमिजिबल लिख दो, परमिजिबल सियरिंग स्ट्रेस, ठीक, और डी क्या होता है उसका डाया होता है, ठीक, तो सी मतलब ये सैंक डाया, पूरा ऐसे लिख दे रहा हूं, सियरिंग एरिया, ठीक, सियरिंग एरिया इस तरह हो जाएगा, ठीक। यही अगर सिंगल या डबल रिवेटेड के केस में रहेगा तो सिंगल में 1 हो जाएगा, चलो लिख दे रहा हूं, अगर यही सिंगल सियर के केस में रहेगा, सिंगल सियर के केस में, तो वहां आपको पता है कितना सियर प्लेन बनता है, एक ही बनता है, तो उस केस में एक यहाँ एन की वैल्यू 1 हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा टा एस इंटू पाई बाई 4 इंटू डी का स्क्वायर। अगर वहीं डबल सियरिंग प्लेन रहेगा, डबल सियर प्लेन रहता है, सियर का केस बनता है, तब वहां क्या हो जाएगा एन की वैल्यू बस 2 रख देना, 2 इंटू टा एस इंटू पाई बाई 4 इंटू डी का स्क्वायर, इस तरह आप सियरिंग प्लेन, आपका और इजी हो गया, ठीक। चलिए अब अगला देखते हैं बियरिंग, आपका बियरिंग होता है रिवेट में, बियरिंग ऑफ रिवेट, बियरिंग बोल दो या क्रशिंग भी बोला जाता है, क्रशिंग ऑफ रिवेट, दो नाम से बोल दिया जाता है करके, ठीक। अब ये क्या होता है, जैसे आपका ये रिवेट था ऐसे था ना, अब बियरिंग कहा, ये आपके ऐसे इधर जो फोर्स लगता था, तो यहाँ ऐसे प्लेन बनते थे, इसे बोला जाता था बियरिंग प्लेन, ठीक। तो इसका कैसे निकालोगे, तो बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बियरिंग
ये एकदम इजी है, बस स्ट्रेस इंटू एरिया मल्टीप्लाई कर दो, आपका स्ट्रेंथ निकल गया। तो बियरिंग, आपका बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। ठीक, तो कैसे निकाल लोगे? आपका सिंपल जो बियरिंग स्ट्रेस है, मान लो कितना आपका सिग्मा बी मान ले उसका बियरिंग स्ट्रेस इनटू एरिया, कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? इसका एरिया ऐसे है ना, ऐसे बियरिंग प्लेन बन रहा है, तो जो डाया होगा इनटू उसकी जो थिकनेस होगी उससे मल्टीप्लाई कर देना। ये जितने थिकनेस तक लग रहा है, मतलब डाया इनटू थिकनेस, बस आपका आ गया। ऐसे आप क्या निकालेंगे? बियरिंग स्ट्रेंथ। ठीक, उसका जितना डाया रहेगा और जितना थिकनेस रहेगा इसका, वो निकाल लेगा बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक, चलिए अब एक लास्ट टर्म पढ़ते हैं इसमें, उसके बाद बढ़ेंगे WSM। WSM शायद नहीं पूछा जाता, लेकिन मैं पढ़ा दे रहा हूँ। WSM और इसेंट्रिक लोडेड कनेक्शन, ये दो चीजें मुझे डाउट हो रहा है कि आता है कि नहीं, जैसे कि अभी मेरे पास इस ईयर का क्वांटम नहीं है ना, इसीलिए चलो पढ़ा दूंगा। रिवेट वैल्यू एंड इफिशियंसी, ये पढ़ते हैं इफिशियंसी। अब ये रिवेट वैल्यू मतलब वही रिवेट की स्ट्रेंथ आपका जो होता है वही रिवेट वैल्यू कहलाता है। ठीक, तो मतलब रिवेट वैल्यू सिग्निफाइज द स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक, मतलब हमने रिवेट वैल्यू जैसे पीछे निकाला था स्ट्रेंथ ना, वही सेम फॉर्मूला, रिवेट वैल्यू इक्वल टू मिनिमम ऑफ, बस निकाल देना सीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, सीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, जो फॉर्मूला था वही रहेगा। ठीक, फॉर्मूला नहीं, सीयरिंग का फॉर्मूला क्या था? एफ यू अंडर रूट में 3 ब्रैकेट में एन एन ए एन प्लस में एन एस ए एस बी इंटू में बी एल जे बी एल जी और बी पी के जे, वही रहेगा। ऐसे बियरिंग स्ट्रेंथ, ऐसे से बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट का वही फॉर्मूला रहेगा। ठीक, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट का वही फॉर्मूले से आप निकालेंगे, वही जो मान आ जाएगा वही आपकी रिवेट वैल्यू कहलाएगी। बस यहाँ इफिशियंसी निकालने का आपको तरीका सीखना है। इफिशियंसी ये क्लियर है ना? रिवेट वैल्यू जल्दी बता दिया, वही चीजें हैं, कोई अलग नहीं है। ठीक, बस यहाँ इफिशियंसी आपको निकालने पूछ ले तो कैसे निकालोगे? इफिशियंसी। ठीक, तो इफिशियंसी एक रेशियो होता है क्या, जो स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड बोल्ट, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड प्लेट और डिवाइड करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बिना रिवेटेड, मतलब सॉलिड प्लेट बोल दो, सॉलिड प्लेट के, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, वो आपका निकल जाएगा क्या? स्ट्रेंथ सॉरी इफिशियंसी। ठीक, अब ये कैसे निकालोगे? तो मान लो ये मैंने यहाँ बना दिया एक सॉलिड प्लेट और यहाँ बना दे रहा हूँ एक मैं रिवेटेड प्लेट, ये आपकी रिवेटेड प्लेट है। ठीक, तो बताओ अगर मुझे इसका रिवेटेड प्लेट का स्ट्रेंथ निकालना हो, तो अभी मैंने सिखाया था कैसे निकालोगे स्ट्रेंथ। ये मान लो इसकी पिच है P और यहाँ से डाया जो एरिया यही निकलता है वही तो स्ट्रेंथ होता है। तो कैसे निकाला था? इस पिच में से पहले तो इसकी कुछ हमने स्ट्रेस माना था। ठीक, तो स्ट्रेस पहले एरिया निकाल दो। एरिया कैसे निकालता है? P माइनस डी नॉट बाई टू, माइनस डी नॉट बाई टू, ये हमने पिच निकाल दिया था, इनटू में थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिया था, उसके बाद जो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ थी सिग्मा टी, उससे मल्टीप्लाई कर दिया था, वही आपका आ जाता है स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड प्लेट। डिवाइड कर दो। अब यहाँ मान लो कुछ ऐसे मतलब यहाँ बस ऐसे मान लो, एज्यूम कर लो यहाँ होल नहीं है, ऐसे मान लो यहाँ से यहाँ तक ऐसे पिच है, इसको पिच मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से P से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पिच इंटू इसकी कुछ थिकनेस होगी इंटू मल्टीप्लाई कर दो किससे? इसकी स्ट्रेस से, सिग्मा टी से। ठीक, इस तरह आप निकालेंगे सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ और यहाँ अनरिवेटेड रिवेटेड और यहाँ रिवेटेड में। ठीक, क्लियर है ना? अब यहाँ देखो जो चीजें कट रही है काट दो, यहाँ सिग्मा टी से सिग्मा टी कट गया, थिकनेस से थिकनेस कट गया, आपका मान कितना आ गया? ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा डी नॉट हो जाता है डिवाइडेड बाई P। तो यहाँ से ये इफिशियंसी का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेना, नहीं तो आपको पूरा डिराइव करके भी बता दिया कैसे इफिशियंसी निकालना, P माइनस डी नॉट डिवाइडेड बाई P। ठीक, P क्या है आपको सबको मालूम ना, P पिच होता है, P आपका पिच, डी नॉट ग्रॉस डाया होता है, ग्रॉस डाया। ठीक, चलिए यहां से तो आपके जितना सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग हमने कवर कर लिया, लेकिन अब मैं 2 टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं। अगर ये देखना प्रीवियस ईयर नहीं पूछा गया तो स्किप कर देना, लेकिन अगर पूछा गया तो पढ़ना, ये कहे कि पहले बहुत पूछा जाता था। ठीक, चलिए तो पहला टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा WSM मेथड से सब चीज निकालना। ठीक, अब मैं शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, पता नहीं पूछा जाता है कि नहीं। तो पहला तो WSM। अब देखो WSM जो अप्रोच है ना, हमने लिमिट स्टेट जो पढ़ा ना वही सेम अप्लाई करके हम WSM में भी निकाल सकते हैं। जो चीजें आपने LSM से निकाली बस यही थोड़ा सा अंतर होता है। क्या? देखो द प्रोविजन, देखो यहाँ द प्रोविजन ऑफ LSM ऑफ डिजाइन
इज आल्सो अप्लाई। बस ये क्या होता है, परमिजिबल और उसमें एक्चुअल वैल्यू से मतलब छोड़ के आपका सब में अप्लाई हो जाता है। तो द प्रोविजन ऑफ डिजाइन इज आल्सो आल्सो अप्लाई टू द डिजाइन ऑफ बोल्ट्स बाय WSM मेथड। ठीक, बस छोड़ के किसको, एक्सेप्ट फॉर द एक्चुअल एंड परमिजिबल स्ट्रेस को, परमिजिबल स्ट्रेस कैलकुलेशन, इन दोनों को छोड़ के स्ट्रेस कैलकुलेशन, बाकी सेम आपका वैसे अप्लाई होगा। कैसे, देखो पहला चीज हमने क्या निकाला था, शियर स्ट्रेस ऑफ बोल्ट। ठीक, जो जो निकाला था बस कंपेयर करें, मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूं, पूछा जाएगा तो आप लोग लगा लेंगे। तो क्या, शियर स्ट्रेस ऑफ बोल्ट। तो पहले एक बार मैं LSM से बता रहा हूं, फिर WSM से बता दूंगा। ठीक, देखो LSM से फिर WSM से, जिससे आपको रिवीजन भी हो जाएगा, समझ लो एज अ रिवीजन की तरह। तो LSM में शियर स्ट्रेस को कैसे निकाला था, वी डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कैसे निकाला था हमने, FU डिवाइडेड बाई √3 इंटू गामा MB किया था ना, और उसके बाद अंडर में NN इंटू ENB प्लस NS इंटू ESB मल्टीप्लाई किया था किससे, बीटा LJ इंटू बीटा LG इंटू बीटा PK से, इससे मल्टीप्लाई किया था ना। बस यहाँ पर क्या होता है, यही जो गामा MB है यही हटा दो, या डायरेक्ट ऐसे कर दो VDSB इक्वल टू 0.60 टाइम्स ऑफ इसी की वैल्यू का VDSB ऑफ LSM के। ठीक, जो आपने यहाँ LSM से निकाला उसको बस मल्टीप्लाई कर देना किससे, 0.60 टाइम, या आप दूसरा ऐसे यूज कर सकते हो कि 0.60 टाइम्स ऑफ FUB डिवाइडेड बाई √3। बस यही जो गामा MB है इसको हटा दो, बस NN इंटू ANB प्लस में NS इंटू ASB और मल्टीप्लाई कर देना बीटा LJ बीटा LG और बीटा PK से। ठीक, बस चेंज क्या है, देखो यही गामा MB हटा दो, या डायरेक्ट आपको LSM की वैल्यू मालूम है उससे मल्टीप्लाई कर देना किससे, 0.60 से, आपका निकल जाएगा शियर स्ट्रेस ऑफ बोल्ट। क्लियर है ना। ऐसे बियरिंग स्ट्रेस निकाल लो, बस थोड़ा सा अंतर है, मैं स्किप नहीं करना चाहा इसलिए, बियरिंग स्ट्रेस ऑफ बोल्ट। ठीक, तो यहां हेडिंग डाल दो LSM और एक में WSM। ठीक, LSM और यहाँ WSM। तो इसमें कैसे बियरिंग स्ट्रेस निकालते थे, वी डिजाइन बियरिंग BDP कैसे लिखते थे, ऐसे ना, वी डिजाइन परमिजिबल बियरिंग स्ट्रेस। ठीक, इसमें क्या करते थे, 2.5 इंटू KB इंटू में D इंटू T इंटू FU, यही करते थे, डिवाइड कर देते थे गामा MB से। बस ये गामा MB हटा दो, या आप डायरेक्ट ऐसे कर दो, वी डिजाइन परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस इन WSM में, बस यही जो आपका इसमें है LSM में, तो इसको 0.60 से मल्टीप्लाई कर देना कि इसमें वी डिजाइन परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस इन LSM मेथड से, या डायरेक्टली इसको बस हटा के कर देना 2.5 इंटू KB इंटू में D इंटू T इंटू FY, सॉरी ये FU था, FY मैंने लिख दिया है FU। ठीक, यहां से ऐसे निकालो, बस चेंज क्या आ रहा है, बस ये वाली वैल्यू गामा MB हटा दो, या तो ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना, ये दोनों चीज आप जो चाहे वो कर देना। ठीक, और लिख दे रहा हूं, और ठीक, दोनों चीजें कर देना। ठीक, तो यहां से हमने शियरिंग और बियरिंग स्ट्रेंथ निकालना सीख लिया, वहां से आप स्ट्रेंथ निकाल लेना। ठीक, चलो उसके बाद थर्ड हमने निकालना सीखा था क्या, टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल क्लियर है ना, कोई इसमें टफ नहीं था, इसलिए मैं सोचा पढ़ा दूं, कितना 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक, तो उसके लिए पहले LSM सीख लो और WSM, बस सब दोनों रिलेट करके है। यहाँ देखो LSM और यहाँ WSM। ठीक, तो क्या किया था, पहले तो एक ग्रॉस यील्डिंग निकाल थे, नेट सेक्शन में रप्चर आ रहा था उसमें LSM निकालते। पहले हमने क्या किया था, ग्रॉस सेक्शन में यील्डिंग आया था तो उसके लिए निकाला था, कैसे, TD इक्वल टू हमने निकाला था FU बोल रहा हूँ FY इंटू AG मतलब ग्रॉस एरिया, डिवाइड किया था गामा M0 से। ठीक, ये किया था। अगर रप्चर आ रहा था नेट सेक्शन लेके चलते थे, नेट सेक्शन रप्चर शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, ठीक, वहां पूरी तरह से नहीं बता रहा हूँ। तो TD इक्वल टू क्या, 0.90 मल्टीप्लाई करते थे FU से इंटू नेट एरिया लेते थे, डिवाइड कर देते थे गामा M0 से। ठीक, सॉरी गामा M1 से करते थे इसमें। तो यहाँ WSM में क्या हो जाएगा, बस सेम ऐसे ग्रॉस सेक्शन एरिया में ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग आया, अगर यील्डिंग इसमें क्या कर देना, बस TDV से या तो 0.60 आपका जो LSM से आया है TD की वैल्यू उससे मल्टीप्लाई कर देना,
LSM से, या आप सेकंड क्या कर देना, यही वैल्यू जो है उसको हटा देना और यहाँ 0.60 से मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ देखो मैंने छोड़ दिया इसकी, यहाँ भी ऐसे 0.60 से मल्टीप्लाई करना भूल गया था, यहाँ देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ 0.60 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, तो ये सब में मल्टीप्लाई होगा, ये मैं लिखा नहीं। तो यहाँ ऐसे या तो डायरेक्ट ऐसे क्या कर देना, 0.60 से मल्टीप्लाई करके FY इंटू AG कर देना। ठीक है, ऐसे ग्रॉस के लिए निकाल देना। तो सेकंड ऐसे नेट सेक्शन के लिए कोई टफ है WSN, नेट सेक्शन रप्चर के लिए क्या TD, आप TD जो LSM के लिए निकाले बस उसमें 0.60 से 60 नहीं सॉरी इसमें 69 से किया जाता है, मल्टीप्लाई कर देना किससे, ये जो TD आपने निकाला किसमें, LSM में। और या तो आप ये वाली वैल्यू हटा के बस 0.60 से 60 फिर बोलना 069 से मल्टीप्लाई कर देना, 069 इंटू में 0.90 इंटू FU इंटू AN। ठीक, ये करके आप निकाल देना किसमें, नेट सेक्शन में। ठीक, लेकिन ध्यान देना यहां पर जब हम नेट सेक्शन रप्चर निकालते हैं तो यहां पर ये वाली वैल्यू नहीं हटाते, गामा M1 लगाया जाता है। ठीक, बस ये चेंज है इसमें। तो यहां से हम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट को कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद अगला हमने क्या निकाला था, बोल्ट वाला निकाला था। ठीक, तो चलो उसको ब्लॉक शियर वाला निकाल लेते हैं, बोल्ट वाले बोले हूँ ब्लॉक वाला, ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ ये निकाला था। ठीक, तो इसमें भी WSM LSM देखो कंपेयर करके दोनों बता रहा हूँ, रिवीजन भी हो जा रहा है। यहाँ हमारा क्या LSM निकाला था, फिर WSM। तो अभी तो ये किसी को फॉर्मूला भी नहीं ध्यान हुआ होगा। इसमें क्या करते थे, TDB निकालते थे, मिनिमम ऑफ TDB1 और TDB2 इन दोनों का। ठीक, तो TDB1 कैसे का निकालते थे, TDB1 क्या निकाल देते हैं हम, केस लेते थे कि आपका एक सीयर में यील्डिंग आ जाए, तो यील्डिंग में मतलब FY इंटू CL ले रहे हैं तो ग्रॉस एरिया, यील्डिंग में हम क्या ग्रॉस एरिया लेके चलते हैं, तो AVG डिवाइड कर दो √3 इंटू गामा M0 से, प्लस में आपका अल्टीमेट टेंशन में लेते थे देखो यहाँ जब 0.90 लेके चलना पड़ेगा, और यहाँ FU इंटू में ATN लेके चलते थे। ठीक, डिवाइड कर दो इसको गामा M1 से, ये हमारा TD1 निकाल जाता था। ऐसे ध्यान रखोगे ध्यान हो जाएगा। उसके बाद TDB2 में हम क्या लेके चलते हैं, यहाँ हमने क्या लिया था, ग्रॉस एरिया इन यील्डिंग इन सीयर। अब यहाँ ग्रॉस हमारा हो रहा था टेंशन में, तो FY इंटू ATG डिवाइड कर दो आपका किसको, गामा M0 से, प्लस कर देना यहाँ 0.90। अब यहाँ CL में ले लो FY इंटू AVN और डिवाइड कर दो किसको, गामा M1। अब जब CL आता है तो √3 से मल्टीप्लाई भी करना था। तो इस तरह हम TDB1 और TDB2 निकाल लेते थे। ठीक, केस लिख दूं क्या, केस सबको ध्यान है, अभी जस्ट लिखाया हूं। उसके बाद बस अगर आपको LSM में ध्यान रखना है तो बस क्या कर देना, जो आपने TDB यहाँ निकला ना उसको बस 0.69 से मल्टीप्लाई कर देना TDB आपके LSM से। पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, और या तो आप ये गामा M0 से रिमूव करके मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, चलो पूरा लिखना होगा लिख देना बस, या तो डायरेक्ट ऐसे ध्यान रखना 0.69 से मल्टीप्लाई कर देते हैं LSM में जो TDB की वैल्यू आई। ठीक, चलिए अब अगला टॉपिक जो स्टार्ट करूंगा, अगर आपको रेस्ट करना हो, लेक्चर अभी छोड़ना हो तो थोड़ा सा रेस्ट करके तब यहाँ से देखिएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा आपको रिलैक्स चाहिए। अब ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला टॉपिक है तो ध्यान दीजिएगा। ठीक, अगर आपको थोड़ा सा स्किप करके देखना है तो देख लीजिएगा, मतलब थोड़ा सा रेस्ट करके देखना हो तो यहाँ से दोबारा देखना। ठीक, चलो क्या टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, इसेंट्रिकली लोडेड आपका कनेक्शन हो तब। ठीक, तो इसमें दो प्रकार की कंडीशन आती है, अभी दोनों केस लेके चलते हैं। क्या, इसेंट्रिकली लोडेड कनेक्शन। ठीक, तो इसमें दो केस लेके चलते हैं। केस नंबर फर्स्ट क्या होता है कि आपने कोई ऐसे सेक्शन लिया, देखो ये आपने कोई मतलब गजट प्लेट लिया, ऐसे गजट प्लेट लिया। ठीक, ऐसे लिया, ऐसे चलो लिया ऐसे। उसके बाद इसमें कुछ बोल्ट को ऐसे कनेक्ट कराया, इसमें कुछ बोल्ट्स ऐसे कनेक्ट है। ठीक, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 9 बोल्ट कनेक्ट है। अब इसका कुछ CG होगा, ऐसे इस बोल्ट ग्रुप का ऐसे CG होगा ना, ऐसे CG, ये CG पॉइंट होता है। ठीक, अब मान लो इस पे कोई लोड ऐसे इसी प्लेन, जिस प्लेन में आपका बोर्ड लगा उसी प्लेन में ऐसे मतलब जिस प्लेन में आपका बोर्ड लगा उसी प्लेन में आपका कोई लोड लग रहा है P, तो इसके CG से यहां तक की दूरी इसेंट्रिसिटी कहलाती है ना।
कहलाती है। तो जब ऐसे केस बनता है तो इसमें यहाँ पर हर एक बोल्ट में आपने एक एजम्पशन लिया था ना कि हर एक बोल्ट में एक सीयर जनरेट होगा होगा ना। तो यहाँ हम हर एक बोल्ट में सीयर फोर्स एफ डी निकालते हैं। उसके बाद जब ये ऐसा केस बन रहा है, देख लो मैं कुछ यहाँ देख लो, मान लो ऐसा ऐसा मैंने बनाया ना, ऐसा केस बन रहा है, ये सारे मान लो बोल्ट है। और जब लोड लगाओगे तो सब में एक टॉर्जन जनरेट होगा। ऐसे जब मान लो इसी प्लेन में दोनों एक ही प्लेन में है, तो ऐसे जब यहाँ लोड लगाओगे ड्यू टू इसेंट्रिसिटी के कारण सारे बोल्ट में एक टॉर्जन भी जनरेट होगा। तो दो चीजें हम यहाँ निकालनी पड़ती है। अब जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा, ठीक, नहीं तो नहीं क्लियर होगा। मान लो ऐसे प्लेट है, अब इस पे जब लोड लगाओगे तो हर एक बोल्ट पे ऐसे हर एक बोल्ट पे हर बोल्ट बोलो या रिवेट बोलो, हर एक बोल्ट पे यहाँ एक तो डायरेक्ट सीयर ऐसे आएगा ना। फील के लिए जो मैं बोल रहा हूँ ऐसे सोचिए कि अगर हाँ यहाँ ऐसे लोड आया तो हर एक बोल्ट पे ऐसे नीचे की तरफ सीयर तो आएगा ना, ऐसे कुछ तो ऐसे सीयर लगेगा। दूसरा जब ये बोल्ट लगेगा तो हर एक बोल्ट में एक टॉर्जन भी जनरेट होगा, ठीक। तो यहाँ दोनों चीजें यही निकालना होता है। तो पहला केस यहाँ बनता है, अब यहाँ ध्यान से सुनिए, पहला केस क्या बनना है कि अगर आपका ये बोल्ट जो है और बोल्ट का जो ग्रुप है वो बोल्ट और जो लोड लग रहा है वो दोनों एक प्लेन हो, तब क्या कैसा एक्शन होता है, ठीक। तो मतलब क्या लिख रहा है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इसेंट्रिक लोड इज इन द प्लेन ऑफ ग्रुप ऑफ बोल्ट, ठीक, ग्रुप ऑफ बोल्ट के, ठीक। तो जो आपका ग्रुप ऑफ बोल्ट है उसी प्लेन में आपका लोड लगे तब कैसा। तो पहला इसमें क्या होता है, हर एक बोल्ट पे एक सीरियल लगेगा, जिसे मैंने एफ डी नाम दिया, एफ डी ऐसे लिख देना, ठीक। तो पहला क्या हम निकाल लें कि एफ डी क्या बोल रहा हूं, डायरेक्ट सीयर फोर्स, ठीक। तो इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो हमें मालूम है, हमने अजम्पशन लेके चला के था कि जब भी कोई लोड लगेगा तो लोड जो आएगा सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, हर एक बोल्ट इक्वली लेगा। तो हम क्या करते हैं, अगर जो लोड आ रहा है उसको n नंबर ऑफ बोल्ट से डिवाइड कर दें तो वहां हमें मिल जाएगा हर एक बोल्ट पे कितना सीयर फोर्स आ रहा है, फोर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जितने बोल्ट है। यहां से हम डायरेक्ट क्या निकालेंगे, सीयर फोर्स, ठीक। तो पी हमारा क्या है, जो लोड अप्लाई किए हो, लोड अप्लाइड, और यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ बोल्ट्स, ठीक। चलो अब सेकंड यहाँ ध्यान देना, सेकंड में सबको कंफ्यूजन होता है। सेकंड हमारा एफ टी, टॉर्जनल फोर्स, यहाँ ध्यान देना, ठीक। चलो इसके लिए मैं एक इमेज बना दे रहा हूँ अच्छे से। अब इसी पार्ट को मैं जूम कर दे रहा हूँ, यहाँ जूम करके इसी को स्टडी कर रहा है। देखो हर एक बोल्ट को मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ जिससे क्लियर रहेगा। ऐसे हमारा प्लेट में बोल्ट लगे हैं, सिर्फ मैं बोल्ट वाला पार्ट देख रहा हूँ, ठीक। ये ऐसे कुछ बोल्ट है, ओके। अब इस पे कितने टोटल बोल्ट लगे हैं, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। अब इन सभी का सीजी ऐसे होगा, मान लो ऐसे। चलो मैं फिगर बना दूं पहले, देखिए कुछ गलत बन गया है फिगर, ये टेढ़ा हो गया है। ऐसे मान लो ऐसे सब सेंटर से जाएगा, ठीक, सेंटर से, ये सेंटर से गया है, ठीक। तो ऐसे सेंटर से सबके ये सीजी, ये आपका जो पॉइंट होता है ये सीजी पास करता है, ठीक। यहां से हम क्या बोलते हैं, जो सबके यहाँ सेंटर ले, सब बोल्ट का सेंटर से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियल डिस्टेंस, R1। सब बोल्ट का नाम कर दो, ये पहला बोल्ट है, ये दूसरा बोल्ट है, तीसरा बोल्ट है, चौथा बोल्ट है, पांचवा बोल्ट मान लो, ये छठा बोल्ट, ये सातवां बोल्ट, ये आठवां बोल्ट, ये नौवां बोल्ट, ठीक। तो सब बोल्ट का यहाँ से सीजी से लेकर उसके सीजी तक की डिस्टेंस को हम रेडियल डिस्टेंस, R1 R2, यहाँ जो बोल्ट था उसी का नाम बोलो, ये क्या नाम दिया था इसे, R3 बोल दो, ये R2 बोल दो, और इसके सेंटर तक यहाँ R1 बोल दो, ऐसे इसको R4 बोल, ये R5 है ना, R5 बोल दो, ये कितना 7 है तो R7 बोल दो, और यहाँ से ये R8 है, और यहाँ से ये है R9, ठीक। तो सबके सेंटर से लेकर उसके सेंटर तक की दूरी को हम रेडियल डिस्टेंस R1 बोलते हैं। तो इसी रेडियल डिस्टेंस के हमारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस में टॉर्जन फोर्स, हर एक रेडियल डिस्टेंस के परपेंडिकुलर में हमारा टॉर्जन फोर्स Ft जनरेट होता है, Ft। अब इसी को कैलकुलेट करना, हर एक सीधी के, इसका परपेंडिकुलर यहाँ तो यहाँ Ft, इसका परपेंडिकुलर कुछ यहाँ, ऐसे देखो डायरेक्ट ऐसे सीधा बनाना, तो इसका परपेंडिकुलर यहाँ Ft, इसका परपेंडिकुलर यहाँ ऐसे Ft, तो यहाँ Ft, ऐसे सबके परपेंडिकुलर बनाना Ft, इसके परपेंडिकुलर यहाँ Ft, इसका परपेंडिकुलर यहाँ Ft, इसका परपेंडिकुलर ऐसे यहाँ Ft,
देखो मैंने अलग अलग एक ही डायरेक्शन में से चलते हुए बनाना था, ये देखो ये गलत हो गया, ये इधर जाएगा ऐसे एफ टी। ठीक, क्लियर है ना। चलिए, तो यहां से हमने सीख लिया कि आपका टॉर्जन फोर्स कहाँ जनरेट होता है, रेडियल डिस्टेंस के परपेंडिकुलर, वो आपका टॉर्जन फोर्स जनरेट होता है एफ टी। ठीक, और इसी फिगर में अगर आप चाहें उसको भी दिखा सकते हैं, जो डायरेक्ट सीएल लग रहा है ऐसे नीचे, ये डायरेक्ट ऐसे नीचे की साइड लग रहा है ना, ये परपेंडिकुलर, और ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, ये दोनों एक ही साथ यहाँ आ जाएंगे एफ डी एफ डी। ठीक, तो यहाँ एफ डी भी आ जाएगा, और ऐसे इसके परपेंडिकुलर एफ डी एफ डी। अभी ये सारा पॉइंट आगे भी यूज होगा ना। ठीक, एफ डी कोई टफ लग रहा है आपको? ठीक, एफ डी, ये देखने में फिगर बहुत टफ लग रहा होगा लेकिन कितना इजी है। ये एफ डी ऐसे नीचे की साइड सीएल लग रहा है तो सब दिखा दे रहा हूँ, एफ डी एफ डी। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, यही टॉर्जन फोर्स एफ टी कैसे निकाल लेंगे। तो मुझे दो चीज मिल जाए, एक आपका फोर्स इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो पहले मैं निकाल रहा हूँ टॉर्जन स्ट्रेस। तो टॉर्जन स्ट्रेस के लिए मैं क्या निकाल लूँ, टॉर्जन आपको मालूम है टॉर्जन इक्वेशन, टॉर्जन इक्वेशन कितने लोग को ध्यान है, सोम में सबने पढ़ा होगा क्या, टी बाई जे इक्वल टू टॉ बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल, सबने पढ़ा है। ठीक, तो यहां से मैं स्ट्रेस ये टॉ की वैल्यू निकाल लूँ, कैसे, टी बाई जे इक्वल टू टॉ बाई आर। तो ये मुझे टॉ चाहिए, टॉ इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दो, टॉ बाई जे इंटू आर। यहां से मुझे स्ट्रेस मिल गया। ठीक, तो ये हमारा क्या, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। ठीक, ये मिल गया। अब आपको सिंपल मालूम है कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एफ टी इक्वल टू क्या होगा, स्ट्रेस इनटू एरिया, यही होता है ना। तो स्ट्रेस आपको मालूम है क्या, टी बाई जे इंटू आर है इंटू एरिया मान लो ए है। ठीक, अब यहाँ जे को क्या बोलते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, याद है सबको, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता ना, कैसे निकालते थे, एरिया इंटू समेशन ऑफ आर का स्क्वायर, याद है सबको, ऐसे ही निकालते थे, सबको ध्यान होगा। चलो तो यहाँ रख दो, टी इंटू आर इंटू ए इंटू समेशन ऑफ आर का स्क्वायर इंटू एरिया। अब यहाँ एरिया से एरिया कट जाएगा, तो यहाँ से टॉर्जन फोर्स एफ टी की वैल्यू आ गई टी इंटू आर डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ आर का स्क्वायर। अब यहाँ टॉर्जन निकाल सकते हो, टॉर्जन कैसे, ऐसे फोर्स लगा और इसेंट्रिक फोर्स इंटू इसेंट्रिसिटी से आप टॉर्जन भी निकाल सकते हो। तो टॉर्जन के लिए पी इंटू ई इंटू, ये आपका टॉर्जन हो गया क्या, पी इंटू ई इक्वल टू जितना टॉर्क जनरेट हो रहा है। ठीक, तो पी इंटू ई इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ आर का स्क्वायर। तो ये आप टॉर्जन निकाल, अब जिसके लिए भी आप निकालना चाहे, इस बोल्ट के लिए, इस बोल्ट के लिए, इस बोल्ट के लिए, सबके लिए निकाल सकते हो। तो यहाँ एफ टी इक्वल टू ऐसे लिख दू क्या, पी इंटू ई इक्वल टू जिसका जिसका रेडियल डिस्टेंस, मान लो आर आई ले लो। ठीक, समेशन ऑफ सबका रेडियल जितना डिस्टेंस है सबका समेशन कर देना, आर स्क्वायर लिख दे रहा हूँ। ठीक, सबका समेशन करके स्क्वायर कर देना, यहाँ से हम टॉर्जन निकालेंगे। कोई टफ फॉर्मूला है, इतना इजी था। ठीक, अब सब टर्म आपको मालूम है, पी आपका फोर्स होता है, ई सेंसिटिविटी, आर रेडियल डिस्टेंस, एफ टी क्या होता है, जो टॉर्क आपका टॉर्जन फोर्स आपका होता है। ठीक, सब टर्म मालूम है। ठीक, चलो तो कुछ ये इतना कैलकुलेशन होता है, यही आप सबको बहुत टफ लगता है, कितना इजी है, एक बार खुद से करके देखिएगा ऐसे कैसे निकला ये फॉर्मूला। ठीक, चलिए अब इसमें अगर आपको रिजल्ट, जैसे ये एफ डी यहाँ लगा ना, अब ये कुछ थीटा पे लगता है, थीटा एंगल पे, तो अगर आपसे रिजल्टेंट पूछा जाए तो आपने मैकेनिक्स में फॉर्मूला पढ़ा होगा रिजल्टेंट निकालने के लिए, एफ आर इक्वल टू, जैसे वहां भी ऐसे यहाँ वही सेम फॉर्मूला, क्या आप क्या करते थे, एफ डी का स्क्वायर, उसमें कुछ और टर्म था ऐसे, क्या ध्यान नहीं आ रहा, ऐसे सेम फॉर्मूला इसमें भी है, क्या, एफ डी का स्क्वायर इंटू एफ टी का स्क्वायर प्लस टू कॉस थीटा, सॉरी टू कॉस थीटा बोलो, टू एफ डी इंटू एफ डी इंटू एफ टी इंटू कॉस थीटा। ये आप ऐसे निकाले होंगे मैकेनिक्स में रिजल्टेंट के लिए। ठीक, एफ डी आपको मालूम है डायरेक्ट शियर फोर्स, एफ टी आपका टॉर्जन शियर फोर्स, और कॉस थीटा तो आपको मालूम है। ठीक, तो यहां से हम क्या एफ आर निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स को। ठीक, अगर रिजल्टेंट फोर्स पूछ ले, टॉर्जन फोर्स पूछ ले, डायरेक्ट शियर फोर्स पूछ ले, तीनों अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, क्लियर है ना। चलिए, तो बस यही पहला केस था। अब यहाँ कभी कभी पूछ लेता सबसे क्रिटिकल बोल्ट कौन है, जैसे एक बार मैं फिगर पूरा अच्छे से बनाऊं, फिर से मैं बना दे रहा हूं पहले। ठीक, चलो यहाँ मैंने और अच्छे से फिगर बना दिया। अब हेडिंग डालो मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट, इसी में मतलब जो आपने फिगर बना, अगर पूछ ले कि सबसे क्रिटिकल बोल्ट कौन सा है, क्रिटिकल मतलब जो सबसे मतलब क्रिटिकल कंडीशन में, मतलब फेल सबसे ज्यादा चांसेस है उसका फेल करने का, तो कौन सा रहेगा। ऐसे आपका ये बोल्ट कनेक्शन था, ऐसे कुछ दूरी पे ऐसे लोड लगा था, पी लोड लगा था, मान लो ऐसे लगा था, ऐसे लोड लगा था ना, ये लोड का पूरा ऐसे मान लो ऐसे यहाँ ऐसे लोड लगा था कुछ दूरी पे,
ठीक। तो यहाँ कुछ इसेंट्रिसिटी थी, ऐसे यहाँ सेंटर से लेकर ई इसेंट्रिसिटी पे था, वही वाला फिगर पे, मतलब अभी वही चल रहा है टॉपिक। तो इसमें पूछ लेता है सबसे क्रिटिकल बोल्ट कौन सा रहेगा। तो आपने पढ़ा है, मैंने काफी पढ़ाया कि आपका सबसे पहला कंडीशन होता है जो बोल्ट लोड के सबसे नजदीक रहता है, ये वाला, ये तीनों, मतलब नेमिंग दे दो। मान लो ये पहला बोल्ट था, ये दूसरा बोल्ट, ये तीसरा बोल्ट, ये चौथा बोल्ट, ये पांचवा बोल्ट, ये छठा बोल्ट, ये सातवां बोल्ट, ये आठवां बोल्ट, नौवां बोल्ट। अब इसमें मैं पूछूं सबसे नजदीक, आपके लोड के जो सबसे नजदीक होता है वो आपका क्रिटिकल बोल्ट कहलाता है। मतलब पहला, छठा, नौवां, ये आपका सबसे क्रिटिकल बोल्ट कहलाएगा। ठीक। तो पहला यहाँ लाइन लिखना, थ्योरी है पूरा, ये ऐसा मत समझना न्यूमेरिकल है। तो बोल्ट दैट आर क्लोजर टू द लोड, टू दी आपका किसके, ऐसे लिखो लाइन ऑफ लोड के, टू दी लाइन ऑफ लोड के। ठीक, लाइन ऑफ लोडिंग के। तो बोल्ट डाटा आर क्लोजर टू द लाइन ऑफ लोडिंग, उसको हम कहते हैं सबसे क्रिटिकल कनेक्ट, कैन बी क्रिटिकल बोल्ट, कैन बी क्रिटिकल बोल्ट। ठीक, ऐसा नहीं, अभी इसमें चूज करना पड़ेगा। देखो कौन सा हुआ, हमने दिया पहला बोल्ट, हम मान ले रहे हो ये पहला बोल्ट को, अब रेडियल डिस्टेंस से दिखाते हैं। ऐसे रेडियल डिस्टेंस क्या होता है, ये हमारा मान लो यहाँ से सेंटर से सीजी से लेकर उसके सेंटर तक की डिस्टेंस को रेडियल डिस्टेंस सबको बोलते हैं। ठीक, ये इसका हो गया, ये इसका सीजी हो गया, ये इसका ऐसे, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये। ठीक, तो मान लो ये R1, ये R1, ये R2, ये R3, ओहो सबका जो R1, ये R6 है और ये R9 है। ठीक, ऐसे ये R8, R7, R4, R2 और ये R3। तो सबसे क्रिटिकल बोल्ट कौन है, ये रेडियल डिस्टेंस R1, R6 और R9, ये तीनों है। तो रेडियल डिस्टेंस जो सबसे आगे है कौन सा, R1, R6 और R9, ये तीनों हमारे सबसे क्रिटिकल बोल्ट हुए। क्यों, अकॉर्डिंग टू दी ये कंडीशन, हम लोड के जो सबसे नजदीक लाइन पे होते हैं वो सबसे क्रिटिकल बोल्ट मानते हैं। ठीक, सेकंड कंडीशन लिया जाता है। अब इनमें हमें सबसे क्रिटिकल देखना है, तो सेकंड कंडीशन देखते हैं जो सबसे रेडियल डिस्टेंस जिनकी सबसे ज्यादा होती है, जो सीजी से, मतलब मानते हैं सीजी से सबसे ज्यादा दूर है, उसको हम क्रिटिकल बोल्ट बोलते हैं। ये सेकंड कंडीशन बोल रहा है। तो सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि bolts that are far away from the CG के। ठीक, तो जो सबसे सीजी से दूर रहेगा ऑफ द बोल्ट ग्रुप के, ऑफ बोल्ट ग्रुप। ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, कैन बी क्रिटिकल बोल्ट, कैन बी क्रिटिकल बोल्ट। अब बताओ सीजी से सबसे ज्यादा दूर पे कौन है, ये आपकी सीजी है, सीजी से सबसे, ये तो नजदीक है, ये देखो कितना R1 दूर है, मतलब दूर कौन सा हुआ, तो पहला आपका हुआ R1 दूर है, उसके बाद ये वाला दूर है, R9 भी दूर है, चलिए ये भी दूर है, R7 भी दूर है। अच्छा, उसके बाद देखो ये नजदीक है, ये नजदीक है, ये भी दूर है, मतलब R3 भी दूर है। ठीक, तो ये हम देखते हैं कौन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया। तो यहाँ भी R1 आ रहा है, यहाँ R9 आ रहा है, लेकिन R6 इस कंडीशन में नहीं आ रहा, मतलब ये वाला हट गया क्रिटिकल कंडीशन से। और यहाँ देखो R7 नहीं आ रहा है, तो ये भी हट गया और ये हट गया। मतलब देखते हैं दोनों कौन मैच किया, मतलब ये भी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई किया। अब थर्ड देखते हैं कि आपका जो एंगल बनता है, जैसे हमने देखा था एक टॉर्जन फोर्स FT ऐसे जनरेट हुआ था और एक आपका डायरेक्ट शियर फोर्स FD हुआ था, ऐसे हो रहा था ना, सेम सबके रेडियल डिस्टेंस, इसके रेडियल डिस्टेंस पे FT और डायरेक्ट शियर फोर्स FD दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गया था। और उसके बाद यहाँ पर आया था ये रेडियल डिस्टेंस और इसके 90 डिग्री पर FT और FD, ये इसके बीच जो एंगल बन रहा है, जो थीटा बन रहा है, देखते हैं सबसे जिसमें कम एंगल बनेगा वो आपका क्रिटिकल बोल्ट कहलाता है। तो यहाँ पर देखो ये आपका डायरेक्ट और ये आपका टॉर्जन FT, ऐसे ये आपका डायरेक्ट और ये आपका 90 डिग्री पे FT और यहाँ डायरेक्ट लगेगा FD। और ऐसे सेम इसमें ये रेडियल डिस्टेंस हुआ इसके परपेंडिकुलर, यहाँ मान लो FT और डायरेक्ट शियर फोर्स FD, और यहाँ बना आपका क्या FT और डायरेक्ट शियर फोर्स FD, और यहाँ बना इसका रेडियल डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर मान लो ये और FD ये। तो आप देख के बताइए कि सबसे ज्यादा, सबसे मतलब सबसे कम एंगल किसमें है। तो आप सबको एनालाइज करेंगे तो देखेंगे सबसे कम एंगल आपका फर्स्ट में है। तो मतलब पहला आया, थर्ड कंडीशन देखते हैं कि बोल्ट विच आर ना लिखो, विच हैव मिनिमम थीटा, तो वो हमारा क्या होता है क्रिटिकल, विल बी मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट, मोस्ट
क्रिटिकल बोल्ट। ठीक, तो इनमें से सबसे ज्यादा क्रिटिकल, सबसे कम एंगल किसमें, देखो सबने देखा हमारा किसमें, R1 जो सबसे पहला बोल्ट था वो हमारा सबसे कम एंगल बना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो सबसे क्रिटिकल बोल्ट है वो फर्स्ट वाला बोल्ट है। ठीक, तो यहां लिख सकते हो देयरफॉर बोल्ट फर्स्ट इज मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट। ठीक, तो बोल्ट नंबर फर्स्ट आपका सबसे क्रिटिकल बोल्ट माना जाता है। ठीक, क्लियर है ना। चलिए, तो यहां पहला केस आपका खत्म होता है जब आपकी लोडिंग कंडीशन उसी प्लेन में हो जिस प्लेन में बोल्ट ग्रुप है। अब सेकंड केस आता है कि अगर परपेंडिकुलर पे लोड लगा हो, मतलब मैं फिगर बनाऊं, देखो सेकंड केस, चलो केस नंबर पहले लिख दूं, केस नंबर सेकंड, ये बड़ा सा लाइन है क्या, कि डिजाइन ऑफ, बस इसका मतलब वही है कि परपेंडिकुलर ऑफ बोल्ट रहे, बस डिजाइन ऑफ बोल्ट, डिजाइन ऑफ बियरिंग बोल्ट सब्जेक्टेड टू इसेंट्रिक लोडिंग causing movement in the perpendicular direction। ठीक, in the plane of perpendicular to the plane of group of bolt। ठीक, तो ये केस बनता है। अब ये केस में क्या बोल रहा है कि जो आपने यहाँ कंडीशन लिया था, तो जो बोल्ट ग्रुप था उसी प्लेन में लग रहा था। लेकिन अब की बार क्या, आप एक 3D प्लेन लिए, ऐसे 3D प्लेन ले रहा हूं मैं, मतलब 3D कोई स्ट्रक्चर था ऐसे, ये मान लो ऐसे 3D स्ट्रक्चर था। अब इस पे कोई आपने ऐसे मेंबर कनेक्ट किया, अब ये भी 3D में ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक, ऐसे बनाया मैंने। ठीक, अब इस पे जब लोड लगा रहे हैं, लोड आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है कंपेयर टू इस जो आपने बोल्ट ग्रुप बनाया उसके। ठीक, बस इसका मतलब यही है। तो इसमें क्या केस बनता है, अब सिंपल इसी डायग्राम को मैं ऐसे 2D में बना रहा हूं समझाने के लिए। देखो कुछ इस तरह ऐसे बना दे रहा हूं समझने के लिए। ठीक, अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे लोड लगा रहा हूं। लोड आप मान लो कुछ भी पी ऐसे मान ले, और यहां से लोड लगा हुआ, सॉरी ऐसे बोल्ट लगा हुआ है। ठीक, ऐसे बोल्ट लगे हुए हैं। ठीक, चलिए अब क्या होता है, जब यहाँ लोड लगता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये जो लोड होता है इससे लगने की वजह से यहाँ रोटेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक, रोटेशन जो होता है ये सीजी ऑफ ये जो बोल्ट ग्रुप है इससे नहीं जाता। समझ में आया, पॉइंट नोट कीजिए कि जो यहाँ लोड लग रहा है इससे रोटेशन प्रोड्यूस होता है, लेकिन जो ये रोटेशन हो रहा है ये सीजी ऑफ बोल्ट ग्रुप से नहीं होता। जब ये सीजी ऑफ बोल्ट ग्रुप से नहीं होता तो यहाँ दो चीजें प्रोड्यूस होती है, एक टेंसाइल स्ट्रेस, मतलब ये रोटेशन की वजह से दो चीज प्रोड्यूस होती है, एक टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है और एक कंप्रेसिव स्ट्रेस। अभी मैं लिख के सब चीज बताऊंगा। ठीक, ऐसा मत सोचिएगा। चलो, तो क्या क्या बोला मैंने कि आपका एक लोड लग रहा है जिससे एक रोटेशन प्रोड्यूस हो रहा है, होगा ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो रोटेशन ऐसे होगा ही। जैसे देखो मान लो ये है ऐसे, इसमें इसके सेंटर पे लगा तो एक रोटेशन होता है, लेकिन ये जो रोटेशन होता है ये सेंटर सीजी ऑफ द बोल्ट ग्रुप से नहीं होता। और इसी रोटेशन की वजह से दो चीज प्रोड्यूस होती है, क्या है, एक टेंसाइल फोर्स, ऐसे एक टेंसाइल फोर्स, सॉरी टेंसाइल फोर्स, एक टेंसाइल स्ट्रेस जोन बनता है, एक कंप्रेसिव जोन ऐसे बनता है। लेकिन एक ट्विस्ट है कि जो ये सीजी से नहीं बोल्ट ग्रुप के सीजी से नहीं पास होने की वजह से इसमें कंप्रेसिव फोर्स जो होता है, जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है ये ज्यादा होता है कंपेयर टू टेंशन के। तो ये जो होता है ज्यादा होने की वजह से ये कुछ नीचे चला जाता है, कितना, H/7 हाइट पे आ जाता है। H/7 हाइट सीजी से ना होकर, देखो सीजी से नहीं है ये कुछ ज्यादा पे, तो सीजी से ना होकर कुछ ज्यादा ये नीचे चला जाता है, कितना, H/7 हाइट पे। अब H क्या है, H हमारी डिस्टेंस होती है फ्रॉम दी ये एज ऑफ कंप्रेसिव साइड से लेकर जो आपका लास्ट बोल्ट लगा होता है वहां तक की डिस्टेंस को हम H बोलते हैं। ठीक, अब क्या क्या बोला मैं एक बार लिख के तब समझाऊं, कि मैंने बोला कि इन केस ऑफ, इन ऐसे लिखो, इन दिस केस, दिस देखो कैसे लिख रहा हूं, इन दिस केस हमारा IS कोड क्या बोलता है, IS कोड, एक सेकेंड, चलिए, तो क्या लिखा मैंने, इन दिस केस हमारा IS कोड क्या सजेस्ट करता है, IS कोड सजेस्ट दैट
हमारा एक सेंटर ऑफ रोटेशन प्रोड्यूस, ए सेंटर ऑफ रोटेशन प्रोड्यूस, ठीक। इस सेंटर ऑफ रोटेशन कहां से होता है, विच इज नॉट एट द सीजी ऑफ बोल्ट ग्रुप से, ठीक। तो सीजी से ये नहीं पास करता। इससे क्या होता है, एंड अबव दी, कहां से जाता है, एंड अबव दिस लिखो, अबव दिस सेंटर ऑफ रोटेशन प्रोड्यूस करते क्या, एक टेंसाइल, ये देखो टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेसेस, और एक कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, ठीक, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक। तो क्या लिखा, एंड अबव दिस रोटेशन, इसी रोटेशन से हमारा क्या, एक हमारा टेंसाइल स्ट्रेसेस आर प्रोड्यूस्ड, एंड नीचे क्या होता है, बिलो इट कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आर प्रोड्यूस, ठीक। तो ये दो चीजें इससे बनती है। लेकिन हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है ये ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि सीजी से नहीं जा रहा है, तो इससे आपका क्या होता है, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस नीचे जाने लगता है। तो पहले ये लिखो कि हम ये ऑब्जर्व करते हैं, इट इज ऑब्जर्व दैट जो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आर ग्रेटर, ठीक, वो ज्यादा होते हैं किसके कंपेयर में, देन टेंसाइल स्ट्रेसेस के, ठीक। तो उससे ज्यादा होते हैं। इससे क्या होता है, देयरफॉर जो सेंटर ऑफ रोटेशन वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है। मैंने बोला ना, ये थोड़ा नीचे आ जाता है, सेंटर ऑफ रोटेशन शिफ्ट इन डाउनवर्ड, बहुत एकदम इजी लैंग्वेज में है, डाउनवर्ड, ठीक। उससे क्या होता है, जो सेंटर ऑफ रोटेशन में ये हम हाइट देखते हैं कंप्रेसिव का, वो h/7 हो जाता है, ठीक। तो जो सेंटर ऑफ रोटेशन वो लाई करता है कहां पर, लाइज h/7 फ्रॉम द बॉटम ऑफ प्लेट के, ठीक। वहां से हमें देखना, अब h क्या है, हमने h आपका डिस्टेंस है कहां से, यहां से बॉटम प्लेट से लेकर आपका जो लास्ट टॉप में बोल्ट लगा है वहां तक, ठीक। तो कैसे लिख देंगे कि आपका ये आपका डिस्टेंस है बॉटम प्लेट से, h पूरा लिखो, डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम ऑफ प्लेट टू दी टॉप मोस्ट बोल्ट तक, टॉप मोस्ट बोल्ट तक, ठीक। अब जब ये रोटेशन हो रहा है तो इसमें कुछ मूवमेंट आ रहे होंगे, तो हम देखते हैं मूवमेंट, हम टोटल मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं कि जितना टेंशन साइड से हुआ और जितना हमारा कंप्रेसिव साइड से जो रेस्टेंट मूवमेंट आ रहा है वो दोनों हम निकालते हैं, ठीक। तो यही हमें इसमें निकालना है, क्या, कि मूवमेंट रेस्टेंट कितना हुआ, मूवमेंट कितना रजिस्ट हो रहा है, मूवमेंट रजिस्टेड, कैपिटल M। तो हमारे टेंशन साइड ने कितना रजिस्ट किया और आपका कंप्रेसिव साइड में, ठीक। तो मूवमेंट रजिस्टर्ड इन टेंशन, इसको मैं M' से दिखा दे रहा हूं, और प्लस में मूवमेंट रजिस्टर्ड इन कंप्रेशन, तो इन दोनों को आप निकाल के सम कर देना, आपका आ जाएगा कितना मूवमेंट प्रोड्यूस हुआ। अब कैसे निकालते हैं, देखो बहुत इजी है, यही आपको निकालना है, ठीक। तो सिंपल आपका है, जैसे आपने पढ़ा होगा सोम में मूवमेंट इक्वेशन, क्या, M/I इक्वल टू सिग्मा नहीं, E/R इक्वल टू सिग्मा/Y, ऐसे पढ़ा होगा ना, ये आपने जरूर पढ़ा होगा सोम में। तो यहाँ से हम पहले निकाल लेते हैं कि इतना सिग्मा की वैल्यू, ठीक। यहाँ M मालूम है, I मालूम है, M क्या मोमेंट होता है, I आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, E आपका क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, R आपका जो ये होता है रेडियल डिस्टेंस होता है,
और सिग्मा आपका यही स्ट्रेस हमें निकालना है, वाई आपका न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस देखा जाता है, तो इतना हमें नहीं लिखना, बस हमें ये सिग्मा चाहिए। तो सिग्मा कैसे निकालोगे, तो अगर हमें एम अपान आई इक्वल टू हम सिग्मा अपान वाई कर दे, तो यहाँ सिग्मा हमें स्ट्रेस मिल जाएगा क्या, इसे एम डैश लिख दो, हम एम डैश दिखा रहे हैं सब में, तो एम डैश इंटू वाई डिवाइडेड बाई ये इधर जाएगा वाई हो गया, ये इधर आई, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया स्ट्रेसेस। ठीक, चलो तो यहाँ एम डैश आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मूवमेंट आपका जो आ रहा है मूवमेंट रजिस्टर्ड बाई रजिस्टर्ड इन, हम टेंशन का पहले लेके चल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से आप मुझे अगर टेंशन फोर्स निकालना हुआ तो निकाल सकते हो, टेंशन फोर्स एफ टी निकालना हो तो क्या, जो आपको स्ट्रेसेस मालूम चल गया, टेंशन में स्ट्रेसेस इंटू एरिया यही होता है ना, तो स्ट्रेसेस आपको मालूम चल गया कितना, एम डैश इंटू वाई डिवाइडेड बाई आई इंटू एरिया को हम ए से दिखा दे रहे हैं। ठीक, अब आई इक्वल टू सबको मालूम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपको फॉर्मूला सबको मालूम होगा, इंटू आई इक्वल टू एरिया इंटू समेशन ऑफ रेडियल बोल दो, या समेशन ऑफ यहाँ वाई लिखे हो तो वाई लिख दो, सीजी से जो डिस्टेंस होता है तो वाई का स्क्वायर इंटू एरिया। ठीक, अब यहाँ से एरिया कट जाएगा, आपका क्या फॉर्मूला आ जाएगा, एम डैश इंटू वाई डिवाइड बाई समेशन ऑफ वाई का स्क्वायर, यहाँ से हम टेंशन फोर्स एफ टी निकाल लेंगे। ठीक, अब यहाँ हम क्या देखते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन देखते हैं। क्यों, अगर आपका स्ट्रक्चर सेफ रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब हम यहाँ अगर क्या कर दे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन ले, ठीक, मतलब फॉर इक्विलिब्रियम के लिए, तभी तो आपका फेल है, मतलब यहाँ हम क्या करें, कंप्रेसिव फोर्स टेंशन फोर्स के बराबर रहेगा, तभी तो आपका मतलब स्ट्रक्चर सेफ रहेगा। तो यहाँ से हम कंप्रेसिव फोर्स भी निकाल सकते हैं, क्या, वही टेंशन रख दो, क्या, एम डैश इंटू वाई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ वाई का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हमें कंप्रेसिव फोर्स टेंशन फोर्स मिल गया। अब एक का निकाल लो कि मोमेंट आपका कंप्रेसिव साइड में कितना है, मोमेंट रजिस्टर्ड इन कंप्रेसर साइड, मोमेंट रजिस्टर्ड इन कंप्रेशन। ठीक, तो सिंपल आप जैसे उसमें क्या आरसीसी में पढ़े थे, क्या अगर मोमेंट निकाला होता तो क्या, कंप्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर्म इससे मल्टीप्लाई कर दो। कंप्रेसिव फोर्स तो मालूम है, लेकिन लीवर आर्म कहां से लाओगे, तो कंप्रेसिव फोर्स कितना है, एम डैश इंटू वाई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ वाई का स्क्वायर इंटू लीवर आर्म, देखो क्या होता है, यही जो आपका कंप्रेसिव फोर्स है इसके सेंटर तक का, अब इसका ट्रायंगुलर फॉर्म है तो सेंटर तक का डिस्टेंस क्या होगा, इसका मतलब सेंटर सीजी कहाँ होता है, h/3 पे होता है, सबको मालूम है ट्रायंगल का कहाँ होता है, h/3 पे, तो वही आपका लीवर आर्म हो जाएगा। तो लीवर आर्म यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, क्या h बोल रहा हूँ 2/3 पे होता है। ठीक, तो ये 2/3 पे होता है, मुझे h/3 ध्यान आ गया, कहाँ पर होता है, सीजी आपका ये होता है 2/3 पे, यहाँ ऊपर से हम देख रहे हैं ना, तो ये आपका 2/3h पे होगा। ठीक, चलो तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देना कितना, 2/3h, ये आपका लीवर आर्म होगा 2/3 इंटू एच से, ये आपका क्या होगा, देखो गलत कर दे रहा हूं मैं, ये टोटल हाइट h नहीं है, टोटल हाइट h/7 है, तो 2/3 टाइम्स ऑफ h/7 का लेते हैं। ठीक, जैसे हमारा सीजी जो होता है इसी डिस्टेंस के तो सेंटर पे होगा, तो डिस्टेंस h/7 है, तो 2/3 टाइम्स ऑफ इसका लेंगे h/7 के। ठीक, चलो ये मैं जल्दीबाजी में गलत कर दिया, यहाँ ध्यान है ना, लीवर आर्म क्या हो जाएगा 2/3 टाइम्स ऑफ h/7, तो यहाँ से ये हमारा निकल जाएगा क्या, कंप्रेसिव फोर्स। ठीक, चलो तो आप सब सारी वैल्यू रख दो, आपको मिल जाएगा। हमें मालूम है टोटल रेजिस्टेंस फोर्स कैसे निकालोगे, एम डैश इक्वल टू आपका जो आपका टेंशन फोर्स मोमेंट रजिस्टेड इन टेंशन, जिसको हमने देखो एम इक्वल टू हमने दिखाया था एम डैश टेंशन साइड में प्लस कंप्रेशन साइड वाला हमने निकाल लिया, क्या, एम डैश इंटू वाई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ वाई का स्क्वायर इंटू क्या था 2/3 इंटू h/7। ठीक, चलो यहाँ से m से m कॉमन ले लो, तो m डैश कॉमन लोगे, यहाँ 1 प्लस m डैश वो m तो कॉमन ले लिया y डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ y का स्क्वायर इंटू 2/3 इंटू h/7, यहाँ से ये निकल गया। अब आपको अगर m डैश की वैल्यू चाहिए, जो मोमेंट इन टेंशन में आया है वो भी निकाल लोगे, बस इसको इधर भेज दो। ठीक, टेंशन साइड वाला भी निकल गया, तो ये क्या आ जाएगा, m डिवाइडेड बाई 1 प्लस y डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ y का स्क्वायर इंटू 2/3 इंटू h/7, तो यहाँ से हम टेंशन साइड का भी मोमेंट निकाल लेंगे। ठीक, किसी को कोई दिक्कत, चलिए
तो ऐसे अगर आपको आएगा तो ये भी कर लेना, ठीक। कोई टफ नहीं है, जैसे जैसे प्रोसीजर बताया वैसे वैसे करते जाइएगा। यहाँ थोड़ा में गड़बड़ हो गया कि CG आपका ये H/7 टोटल हाइट थी, इसका 2/3 लिया जाएगा, यहाँ ध्यान देना, ठीक। चलिए चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो हम अपना वेल्डेड कनेक्शन स्टार्ट करेंगे। वेल्डेड में देखो थ्योरी है ना, तो ये थ्योरी मैं अपने नोट से ही पढ़ा दूंगा। कहाँ है देखो, न्यूमेरिकल भी काफी है, मैं न्यूमेरिकल को स्किप करके जा रहा हूँ। न्यूमेरिकल आप लोग ट्राई कीजिएगा, मैं न्यूमेरिकल रिवीजन के टाइम पे बता दूंगा, ठीक। चलिए, तो देखो यहाँ वेल्डेड कनेक्शन में जो है, देखो न्यूमेरिकल्स भी है। अगर न्यूमेरिकल्स आप लोग को करने होंगे तो बताइएगा, मैं भेज दूंगा, ठीक। देखो अब आपका आता है क्या, वेल्डेड कनेक्शन। अब वेल्डेड कनेक्शन ध्यान देना, ये थ्योरी है, इधर थ्योरी मैं इसी नोट से ऐसे समझा दूंगा, नहीं तो मैं अच्छे से लिख लाऊंगा फिर से, ठीक। इसमें थोड़ा देखो, थोड़ा एक साथ ही लिखा हूँ तो आप लोग को दिक्कत, मैं थ्योरी लिख के चलाऊंगा, ये थ्योरी जितना है आगे जल्दी हो इसलिए कल लिख के समझा दूंगा, ठीक। चलो, जितनी थ्योरी पोर्शन है ये कल वेल्डेड में, वेल्डेड का 2 लेक्चर और आएगा, उसके बाद अगली यूनिट हम पहुंच जाएंगे, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। और ये इसेंट्रिक लोडेड कनेक्शन समझ में आया कि नहीं जरूर बताना, क्योंकि थोड़ा सा सबको कठिन लगता है ये, ठीक। चलिए, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।